एआई के आने से बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करेंगे, जो भी असाइनमेंट होगा, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, सब आप एआई से बनवा लेंगे और एआई मस्त-मस्त प्रोजेक्ट बना बना के दे देगा। अगर आप इस तरह से एआई को यूज़ कर रहे हैं, बिना अपनी थिंकिंग का इन्वॉल्व किए, अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं, अपने असाइनमेंट्स करते हैं, तो इसका मतलब आप एआई को गलत यूज़ कर रहे हैं, आप अपने अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं। फ्यूचर के अंदर ये इर्रेलेवेंट हो जाएगा, कोई भी कोड लिखेगा ही नहीं। सब लोग को पता है कि फंडामेंटल्स पढ़ना चाहिए, लेकिन अब ये बताओ कि पढ़ते क्यों नहीं है? जो बैकएंड है ना, वो असली कंप्यूटर साइंस है। फ्रंट एंड जो है वो बस ब्राउजर साइंस है। जो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है वो कॉलेज आता ही क्यों है? उसको अगर सब पता ही होता कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो कॉलेज आता ही क्यों? कॉलेज बना ही क्यों है? कॉलेज में प्रोफेसर्स क्यों होते हैं? ठीक है, यस चेहरा सर, दिखाने के लिए थोड़ी वही तो होते हैं। बात है। ये सेशन जो है ये एकदम ऐसा सेशन नहीं होगा कि केवल मैं ही बोलूं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर स्पीकर हूँ तो मैं ही बोलूंगा। ये पूरा फुली इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, मतलब आपका भी कोई क्वेश्चन है तो आपको भी बोलना है, मैं तो बोलूंगा ही, आपको भी बोलना है और मैं आपसे बुलवाऊंगा, मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है? मैं अभी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तो जिसका भी मन करे वो वो बोले। अगर अगर वो खुद से नहीं बोलता है तो मैं नाम लूंगा, ऐसे अपने स्क्रीन पर देखूंगा। अभी मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर देता हूँ, अभी कुछ दोबारा दिखाना होगा तो मैं दिखाऊंगा, ठीक है? तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसका तुम्हें आंसर देना होगा, बड़ा सिंपल सा ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस भी लिख के रखे हैं, और इस सेशन का जो मेन टॉपिक है, जो मेन गोल है, वो ये है कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ वेब डेवलपर, आप में से बहुत सारे लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे होंगे या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के किसी और फील्ड में जाना चाहते होंगे, ऐप डेवलपमेंट या फिर और मान लो एआई एमएल के अंदर या डेटा साइंस के अंदर, किसी भी फील्ड के अंदर जाना चाहते होंगे। चाहे जिस फील्ड में जाएंगे आप, फंडामेंटल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं कि फंडामेंटल्स हर एक फील्ड के लिए इंपॉर्टेंट है? ठीक है, सही है। लगभग सभी लोगों ने हैंड रेज किया है कि हाँ, ये एग्री करते हैं कि फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट है। अब ये तो यस या नो वाला क्वेश्चन था, ठीक है? अब जो दूसरा क्वेश्चन है उसको मुंह खोल के बोलना है, हाथ उठाने से नहीं काम चलेगा। और दूसरा क्वेश्चन है कि क्यों तुम्हें लगता है कि फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट हैं? क्यों? सर इंटरव्यूज में काम आता है बहुत ज्यादा, वो ठीक है, आपकी बेसिक नॉलेज ही चेक करते हैं। ठीक है, ये एक एकदम सही सही चीज है, ठीक है? इंटरव्यूज में काम आता है, फंडामेंटल्स को ही चेक किया जाता है इंटरव्यूज में। और जब तक तुम्हारा इंटरव्यू नहीं निकलेगा, कितना भी पढ़ लोगे, कितना भी वेबसाइट बना लो, कितना भी प्रोजेक्ट बना लो, इंटरव्यू नहीं निकलेगा तो कोई मतलब ही नहीं है ना? एक्सलेंट यस सर। पॉइंट, मतलब एकदम सही पॉइंट है। लेकिन इसके अलावा भी कोई और दूसरा पॉइंट बताना चाहता है? देवांश, तुमने एकदम सही बोला, ये एक पॉइंट, इसको हम लिख लेते हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे यस सर। अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखते जाता हूँ, तुम ही लोग बताओगे, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं बस ये बताने आया हूँ कि तुम लोग को सब पता है, मैं इकट्ठा लिख के दे दूंगा तुम्हें। फर्स्ट पॉइंट है तुम्हारा, जो पॉइंट नंबर 1 है, इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज, ठीक है? इंटरव्यूज इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मतलब इंटरव्यूज अगर निकालना है तो फंडामेंटल्स इंपॉर्टेंट हैं। और अपने मन Sir, से also माइक, it is important to understand complex topics. Like अगर हम चीजों को बेसिक्स फंडामेंटल्स के ऊपर वर्क करेंगे तो हमें कॉम्प्लेक्स टास्क को सीखने में आसानी हो। एग्जैक्टली, एकदम सही पॉइंट है, ठीक है? हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है? कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स या फिर कॉम्प्लेक्स वर्क बोल सकते हैं, ठीक है? कंपनीज के अंदर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो टू डू प्रोजेक्ट्स नहीं होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को समझने में हेल्प होती है। और कोई बताएगा? और सर चल, सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंस मिलता है कहीं पे भी। ठीक है, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस
मैं सारा लिखता जाता हूँ, ठीक है। और ये 3 पॉइंट्स हमने अभी तक अपने स्क्रीन पर लिखे हैं। तुम सभी लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना क्लियरली? ठीक है। तो इस तीनों पॉइंट से कौन एग्री करता है और कौन डिसएग्री करता है? इसमें से कोई है अगर डिसएग्री करता हो तो माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं, और अगर एग्री करते हो तो बस हैंड रेज कर देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, इन तीनों पॉइंट से लगभग सभी लोग एग्री करते हैं। और पॉइंट बताओ मुझे, टोटल 6 पॉइंट चाहिए, ठीक है। मुझे टोटल 6 पॉइंट चाहिए, तो 3 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट और बताओ। और जो अभी बोल चुके हैं ऑलरेडी, वो अभी नहीं बोलेंगे, 6 पॉइंट्स के बाद तुम बोल सकते हो, ठीक है। जैसे देवांश बोल चुके हैं और अश्विनी शायद बोल चुके हैं, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। अब दूसरा कोई बोलेगा। बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम सही, आराम से बोलो। सर ठीक है, जो फंडामेंटल सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का होता है, तो ये एज अ बेस काम करता है कि बाकी सब जितने भी लैंग्वेजेस हैं या जो भी चीज़ है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। ये लगभग ये 3 वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 है ना, ये तुम्हारा उसी से मैच कर रहा है। मतलब टॉपिक, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को अंडरस्टैंड कर सकें। और बेस तो होता ही है, क्योंकि वो नाम ही उसका फंडामेंटल है, बेस तुम्हारा स्ट्रांग होगा। ये लगभग मतलब सिमिलर सा है, थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन। और एग्जैक्टली और कोई डिफरेंट पॉइंट बोलेगा? कोई भी बोल सकता है। ऋषांक तुम भी बोल सकते हो, या कोई भी बोल सकता है। अश्विनी, तुम्हें कुछ बोलना है? सर हम उससे क्या, जो एरर्स हैं उसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब हम, हो सकता है कि डेवलपमेंट के टाइम पे हमने सिर्फ डेवलपमेंट सीख लिए, लेकिन हमें उसकी हाँ डेप्थ नॉलेज है ही नहीं, हाँ, तो हमें ये एकदम नहीं सही पता पॉइंट। चलेगा एरर्स कहाँ पे आ रहे हैं। हाँ, मतलब डिबगिंग है ना, यस सर। एकदम यस सही सर, हम पॉइंट। मिस्टेक नहीं करेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रांग फाउंडेशन होगी तो हम मिस्टेक नहीं करेंगे रिपीटेटिव। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, एक बार देखते हैं, नाम बताना अपना। सर अभी किसने? अश्विनी। हाँ, अश्विनी। तुमने बोला कि अगर स्ट्रांग फाउंडेशन होगा तो मिस्टेक्स कम करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेस मिस्टेक्स। एक पॉइंट और बचा है, 6 पॉइंट चाहिए थे, एक पॉइंट और कोई बता दे, फिर मैं अपना अपना ओपिनियन बताता हूँ कि क्यों हमें सीखना चाहिए। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में काम आता है बहुत ज्यादा। हाँ, देवांश तुमने पहले भी बोला था, तो अभी और कोई, एक और कोई बोले, नया नया चेहरा। चलो, बादल, बादल कुमार, तुम बोलो। बोलो बोलो, अनम्यूट करो, कोई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चैट में भी लिख सकते हो सर अगर। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो हाँ, जाती है सुबह। मतलब। सर प्रॉब्लम हाँ, सॉल्विंग हो जाता है, मतलब हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। एग्जैक्टली, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब। कोई भी रिगार्डिंग जिससे हम्म, रिलेटेड हम फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं। हाँ, सही बात है। चलो, सर प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ, लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती है। एग्जैक्टली आप मतलब एग्जैक्टली आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एक मतलब प्रोजेक्ट में फिर डेवलप कर सकते हो। एग्जैक्टली, ये पॉइंट मैं सुनना चाह रहा था, लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग, ये वाला पॉइंट मैं सुनना चाह रहा था, क्योंकि यही मेरा मेन मेन वो था, ठीक है। यही मैं बोलने वाला था अभी, अगर तुम लोग नहीं बोलते ना तो मैं यही बोलने वाला था। और तुमने क्या बोला था? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग किसने बोला था? नाम बता दो अपना। समी सर, शोभित सिंह। हाँ, शोभित। ये भी एकदम एग्जैक्ट सही पॉइंट है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये इतने पॉइंट्स इनफ हैं, अगर किसी को और कुछ पॉइंट्स बताने हैं तो यहाँ पर चैट में लिख दो, चैट में लिख दो, या फिर माइक अनम्यूट करके बोल दो, तुम्हारे पास है टाइम, ठीक है। तुम्हारे पास मैं 10 सेकंड का टाइम दूंगा, अगर किसी को भी बोलना है तो पॉइंट बोल दो, डरो मत, ठीक है। मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, तुम भी मेरे जैसे हो। ठीक है, मैं कोई ऐसे बहुत बड़ा वो नहीं हूँ सर, हमारे कॉलेज का प्रोफेसर नहीं हूँ।
दोस्त हैं, ठीक है? आराम से बोलो, और आगे भी बुलवाऊंगा मैं आगे। अभी ये तो थोड़ा सा बुलवाया है, आगे बहुत बोलना है तुम लोग को, तो प्रैक्टिस कर लो अभी। चलो सही है, इतना काफी है हमारे लिए, इतना पॉइंट। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं इसको दूंगा, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये है, लॉजिकल थिंकिंग। इम्पोर्टेंट सब है, ठीक है? अपने आप में सारे पॉइंट्स बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉजिकल थिंकिंग। क्योंकि जब लॉजिकल थिंकिंग तुम्हारी डेवलप होगी, जब तुम फंडामेंटल्स पढ़ते हो ना डिटेल में, तब तुम्हारा जो ब्रेन है वो एक ऐसा पैटर्न डेवलप कर लेता है अपने माइंड के अंदर कि बड़ी प्रॉब्लम को वो फंडामेंटल लेवल पर देख पाता है। समझ पा रहे हो? जब तुम्हें पूरी टेक्नोलॉजी के सभी फंडामेंटल्स अच्छे से आएंगे, तो जो एक ऐप होती है, चाहे वेब ऐप हो, चाहे डेस्कटॉप ऐप हो, वो केवल एक पार्ट नहीं होता उसमें। उसमें फ्रंट एंड भी होता है, उसमें बैक एंड भी होता है, उसमें डेटाबेस भी होता है, उसमें नेटवर्क्स भी होता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स भी होता है। बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? और जब तुम हर एक कंपोनेंट को फंडामेंटल लेवल पर समझते हो, ठीक है? जब हर एक कंपोनेंट को तुम फंडामेंटल लेवल पर समझते हो, तब तब तुम उस चीज को ब्रेक करके पूरी एप्लीकेशन को एप्लीकेशन की तरह तुम नहीं देखोगे तब, ठीक है? अभी क्या है कि तुम्हें क्या दिखेगा कि पूरी एप्लीकेशन है, कुछ जैसे गूगल मीट है, चल रही है, एक पूरी एप्लीकेशन है। जब तुम उसको ब्रेक डाउन कर देते हो कंपोनेंट्स के अंदर, मतलब जब तुम्हें हर एक चीज का, हर एक स्टैक का फंडामेंटल नॉलेज होता है, तब तुम चीजों को छोटे हिस्सों में देख पाते हो। कोई भी अगर प्रॉब्लम है, अगर तुमने डीएसए के भी प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे या मैथ्स के भी प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग का मेन मेन जो क्रक्स है, मेन जो पॉइंट है, वो ये है कि किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन कर देना, ठीक है? जब तुम किसी भी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्से में ब्रेक डाउन करते हो, तब तुम उस प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से समझ पाते हो, क्योंकि अब वो प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बड़ी नहीं है, ठीक है? तो जब तुम फंडामेंटल सीखते हो, ठीक है, किसी भी टेक्नोलॉजी का, तब तुम्हारी लॉजिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी, ठीक है? तुम चीज़ों को ब्रेक डाउन कर पाओगे, फिर तुम लेस मिस्टेक्स करोगे, तुमसे गलतियां कम होगी जब प्रोजेक्ट बनाओगे। और अगर गलती हो गई तो डिबगिंग कर लोगे आराम से। और अगर जब डिबगिंग कर पाते हो, तो कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर कि कोई भी दिक्कत आए, कोई भी एरर आ जाए, तुम्हें कॉन्फिडेंस रहेगा। जब तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस रहेगा, तो तुम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स बना पाओगे, और जब तुम कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बनाओगे, तुम्हारा इंटरव्यू निकल जाएगा। एकदम सही ऑर्डर में सारा तुमने बता दिया है, ठीक है? तुम लोगों ने ये एकदम, मैंने नीचे से ऊपर के ऑर्डर में सारा आपको गिनवाया है, ठीक है? मैंने अपना स्क्रीन नहीं शेयर किया था, लेकिन जो स्क्रीन पे लिखा है वही एक ऑर्डर में मैंने यहाँ पे गिनवाया था। तो अब तुम बताओ कि तुम लोगों में से कितने लोगों ने लोकल होस्ट पर कुछ ना कुछ रन किया है, चाहे वीट का एप्लीकेशन हो, चाहे सिंपल एचटीएमएल सर्वर हो, मतलब लाइव लाइव सर्वर का यूज करके, ठीक है? और या फिर रिएक्ट का सर्वर हो, या फिर नोड जेएस का बैकएंड का सर्वर हो। बस हैंड रेस कर दो सब लोग, ठीक? हमने कुछ ना कुछ स्टार्ट किया है, ठीक है? चलो सही। अब ये जो लोकल होस्ट पर हमारा सर्वर रन होता है, लोकल होस्ट पे आपने कुछ रन किया, आपने लोकल होस्ट पर एक यूआई का एक वेबसाइट बना लिया, वीट का या रिएक्ट का एक वेबसाइट बना लिया। इसको डिप्लॉय करने के लिए तुम क्या यूज करते हो? अब इसको मतलब हैंड रेस करके नहीं बोलना है, इसको माइक अनम्यूट करके बोलना है कि इसको पूरी दुनिया में कोई भी कहीं भी एक्सेस कर सके। इसको लाइव करने के लिए तुम क्या करते हो? माइक अनम्यूट करके बोलो, जिसको भी बोलना है। सर क्लाउड पे डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, कौन से प्लेटफॉर्म पे करते हो? सर हीरोकू हो गया हमारा, और नेटलिफाई हो गया। ठीक है, हिरोकू और नेटलिफाई, सही है। और कोई बताए इसके अलावा, और कोई कौन सा प्लेटफॉर्म, कोई दूसरा अगर कोई यूज करता है तो? अगर Git.io। हाँ, मतलब गिटहब वाले पे है ना, गिटहब के ऊपर
सही है, तो हिरोकू हो गया, नेटलीफाई हो गया। सबसे बड़ा प्लेयर जो है उसका नाम किसी ने नहीं लिया जो इस मार्केट के अंदर है। AWS सर। हाँ, AWS के ऊपर डिप्लॉय करते हैं। तो देखो, तुम लोगों ने बहुत सारे कोर्सेज फॉलो किए होंगे, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर ये बताया जाता है हमें कि जो AWS का सर्वर है या फिर नेटलीफाई का सर्वर है, जहां पर भी हम अपनी वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं, वो और कुछ भी नहीं, बस केवल एक कंप्यूटर ही है ना। कितने लोग को ये पता है कि सर्वर एक कंप्यूटर है? और कोई डिफाइन करे कि सर्वर क्या है, एक सर्वर क्या होता है, इसमें से कितने लोगों को पता है कि सर्वर क्या है? बोलो बोलो, इंटरैक्ट करोगे तभी क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। ऋषांक को छोड़ के और कोई बोले। हाँ, देवांश तुम बोलो। सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो हमें मतलब हमारी जो भी वेबसाइट है या फिर वो है हमें रन कराने का वो देता है एनवायरनमेंट। हाँ, सही है। और वो प्लेटफॉर्म एक कंप्यूटर ही होता है एट द एंड, है ना। एक कंप्यूटर ही है। तो जो हमारा कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप है, जिसके ऊपर हम लोकल होस्ट का सर्वर स्टार्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर हम क्यों नहीं डिप्लॉय कर सकते हैं? डायरेक्टली हम अपने अपने लैपटॉप के ऊपर रन करें और डिप्लॉय कर दें, क्योंकि ये भी एक सर वो कंप्यूटर है। बट वो सिर्फ हमारे लिए ही हो पाएगा ना, वो ऐसा कोई होगा कि उसे पूरी मतलब सारी जनता ही देख पाए, ऐसा तो उससे पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल होगा? इसका आइडिया तो नहीं है सर मुझे। ठीक है, मैं एक काम Yes, sir. करता हूँ, मैं तुम लोग को एक लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चैट के अंदर मैं लिंक सेंड करूंगा। गूगल मीट का चैट बॉक्स ओपन कर लेना, इस पूरे लिंक को कॉपी करना है तुम्हें और अपने क्रोम ब्राउजर के मोबाइल के अंदर ओपन करना है, ठीक है। ये ओपन करना तुम, ओपन करके बताओ कि कहां पर ये खुला है, मतलब ये क्या चीज है। देवांश तुम भी ओपन करो, और जितने लोग भी यहाँ पर हैं सब लोग चैट के अंदर जो मैंने लिंक भेजा है इसको ओपन करो। ओपन करके फिर बोलना कि क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें, चैट में भी लिखना और माइक भी अनम्यूट करके बोलना। सर चैट बॉक्स है क्या काइंड ऑफ, मतलब जहाँ पे लोग मतलब लोगों से हमें आंसर मिलेगा? नहीं नहीं, खुला नहीं तुम्हारे उसमें क्या? सर मेरे उसमें तो इसने ऐसे दिखाया है कुछ, योर सर did not match any documents। सही से शायद तुमने पूरा ये कॉपी करना, एक बार ऐसे कॉपी करना और एक न्यू टैब के अंदर ओपन करना, ठीक है। और अगर किसी को कुछ दिखता है इसको ओपन, हाँ ये ऋषांक के पेज उसमें खुल गया, रिएक्ट का एक पेज है बेसिकली। वीट का यूज करके जो एक स्टार्टर ऐप बनती है ना, वही है। हेलो वर्ल्ड लिखा है और वीट का और रिएक्ट का लोगो है। और भी कुछ लोग ओपन करो, शोभित तुम भी ओपन करो, अपने फोन के अंदर ओपन करना, ठीक है। यहाँ पे हम बहुत ही फंडामेंटल चीज सीखने जा रहे हैं। इतने देर तक ओपन नहीं कर पाए तुम लोग, बस लिंक कॉपी करके अपने क्रोम ब्राउजर के अंदर पेस्ट करो और ओपन हो जाएगा वो। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा सर क्योंकि ये मेरे में तो हो ही नहीं रहा, अच्छा, वही बार बार वही दिखा रहा है। तुम अपना मोबाइल का इंटरनेट यूज करके करो, हो सकता है। अगर तुम वाईफाई यूज कर रहे हो क्या? हाँ सर वाईफाई यूज कर रहा हूँ। हाँ, एक बार मोबाइल का इंटरनेट यूज करना। सर घर तुम पे बहुत लो सिग्नल आते हैं, मेरी गूगल मीट भी कट जाएगी। अच्छा, तो किसी दूसरे फोन के अंदर अगर ओपन कर सकते हो तो उसमें ओपन कर लो, जहाँ पे मोबाइलों कई बार अगर वाईफाई यूज करते हो तो उससे आईएसपीज ब्लॉक कर देती हैं नॉन सिक्योर सिग्नल्स, या फिर किसी भी रीजन से डायरेक्ट आईपी एड्रेस का एक्सेस अलाउ नहीं करती हैं। अच्छा ऋषांक, तुम्हारे उसमें खुल रहा है ना? एक बार तुम अपनी स्क्रीन शेयर करना, ठीक है। ठीक है सर, मैं स्क्रीन शेयर लैपटॉप में ही ओपन कर रहे हो ना? यस सर। हाँ, स्क्रीन शेयर करो। उत्कर्ष तुम्हारे पास खुल रहा है? यस सर, हेलो वर्ल्ड लिख के आया है वीट हाँ और रिएक्ट का। हाँ, ये तुम्हारे में ये व्हाइट मोड में क्यों आ रहा है?
तुमने कुछ एक्सटेंशन लगा के रखा है क्या? सर ये मतलब वो नहीं है ना मेरे में, क्या कहते हैं, इसे डार्क मोड में नहीं कर रखा है मैंने, इस थीम इसकी ये कर रखी है क्रोम ब्राउजर की। वो जो भी एक्सटेंशन है ना उसको ऑफ कर दो ताकि हमें पूरा कलरफुल दिखे, क्योंकि हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा है व्हाइट कलर में, वो दिख नहीं रहा। या फिर अगर रुक जाओ, मैं कलर चेंज करता हूँ, कुछ मत करो, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ रेड। देखो ये रेड कलर हो गया। तुम लोग को दिख रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? बीट का सर्वर मैंने अपने फोन से स्टार्ट किया है, ठीक है। हेलो वर्ल्ड का कलर कुछ भी बोलो तुम लोग, मैं चेंज कर दूंगा। कोई भी रिसांग तुम कलर बोलना जो कि HTML के अंदर सपोर्टेड है। पर्पल। ठीक है, रुकना। पर्पल प्यूपल मैंने लिख दिया, 1 मिनट, PUR, ठीक है, ये पर्पल हो गया ना? हाँ, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, और ये तो कलर ही चेंज कर रहे हैं, मैं फॉन्ट साइज भी चेंज करके दिखाता हूँ। मैं फोन के अंदर चेंज कर रहा हूँ इसका फॉन्ट साइज अभी। देवांश तो अपना माइक म्यूट कर लो एक बार, शायद इको हो रहा है। हाँ, मैं इसका फॉन्ट साइज करता हूँ 4 REM, ये 4 EM। अच्छा चेंज नहीं हुआ, देखो हुआ, ठीक है। मैं 6 करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देखो ये तुरंत रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। मैंने 6 EM किया है, ठीक है। टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि ये मेरे फोन से ये चल रहा है। मैंने अपने फोन के अंदर कोई भी वाईफाई नहीं कनेक्ट किया है, कुछ भी नहीं, सीधा जियो का इंटरनेट है, ठीक है। अगर तुम लोग को दिख रहा हो तो ये जियो का इंटरनेट है। जियो के इंटरनेट से मैंने अपने फोन को कनेक्ट करके रखा है, और इस फोन के अंदर ये वीट का सर्वर चल रहा है। फोन का स्क्रीन तुम लोग को नहीं दिख रहा होगा, मतलब क्योंकि फोन का स्क्रीन ऑब्वियसली यहाँ पे शेयर नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन अगर मैं फोन का स्क्रीन शेयर करके दिखाता, मैं अगर दिखाऊंगा तो मतलब एकदम ऐसे ही दिखेगा। ये एक विम के अंदर मैंने कोड एडिटर ओपन करके रखा है यहाँ पे, और इस फोन से मेरा लोकल होस्ट का जो सर्वर बोलते हैं, लोकल होस्ट का नहीं, ये ऐसा सर्वर रन हो रहा है कि दुनिया से कहीं भी एक्सेस किया जा सके। इसके लिए ना तो तुम्हें एक पैसा देना है किसी को, एकदम तुम अभी 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 बैठे बैठे आधे घंटे के अंदर सीख के इस चीज को कर सकते हो। अपने लैपटॉप से पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेसिबल बना सकते हो, और चाहे जहां से, मतलब कोई भी ओपन करेगा तुम्हारी वेबसाइट खुलेगी। और अगर तुमने डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट करके रखा है तो जैसे जैसे तुम चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड को मैं चेंज करता हूं यहाँ पे, हेलो कोडेक्स, कोडेक्स को ओ को 9 लिख गया है, थोड़ा देर तक टाइप हो गया, मतलब 9 और ओ उधर ही रहता है ना एक ही साथ में। हेलो कोडेक्स, ये मैं अपने फोन के अंदर चेंज कर रहा हूं। तो अब बताओ, फोन से हम किसी भी सर्वर को लाइव कर सकते हैं देवांश? मतलब फोन से छोड़ो, लैपटॉप से, अपने लैपटॉप से कर सकते हैं। हाँ सर, एग्जाम्पल तो दिखाई दिया आपने। हाँ, इसमें देखो, इसमें हम बीच में किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर को नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरा कोड कहीं AWS के ऊपर डिप्लॉयड है या फिर कहीं और डिप्लॉयड है, मतलब नेटलीफाई के ऊपर डिप्लॉयड है लेकिन डायरेक्टली कनेक्टेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया के सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स जितने एग्जिस्ट करते हैं वो सब बंद हो जाएं, जितने होस्टिंग प्रोवाइडर हैं वो सब बंद हो जाएं, ये वेबसाइट ऐसे खुलती रहेगी, तुम सबके लैपटॉप में, तुम सबके मोबाइल में खुलती रहेगी। इसमें बस HTTPS नहीं लगा है, उसके कारण हो सकता है तुम्हारे सिस्टम में ब्लॉक हो रहा हो सकता है हम डायरेक्टली IP एड्रेस का यूज करके एक्सेस कर रहे हो, इसके कारण जो वाईफाई वाले प्रोवाइडर्स होते हैं कुछ ब्लॉक कर देते हैं, उसको सेटिंग में जाके इनेबल करना पड़ेगा। अगर मैं इसको एक डोमेन से कनेक्ट कर दूं, मैं अभी चाहूं तो इसको एक डोमेन से कनेक्ट कर सकता हूं, जैसे कि procoder.com। अगर उस procoder.com को मैं अपना ये IP एड्रेस दे दूं, तो जब तुम procoder.com खोलोगे तो हेलो कोडेक्स तुम्हें दिखाई देगा, यही वाला वीट का एप्लीकेशन, ठीक है। तो तो ये क्यों हो पा रहा है, अब तुम बताओ, या ऐसा क्यों कर पा रहे हैं हम? ये डायरेक्ट कनेक्शन है, मतलब बीच में कोई भी क्लाउड प्रोवाइडर नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट कनेक्शन। ये क्यों हो पा रहा है? सर आपने एक सर्वर क्रिएट करा है इसलिए शायद। सर्वर तो
आपने भी बहुत बार क्रिएट किया होगा, है ना, लोकल होस्ट का सर्वर। तो वो जो सर्वर क्रिएटेड है ना, मैंने वही किया है, npm run dev, जो वीट का सर्वर है, मैंने और कुछ भी नहीं किया है। देखो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सेटअप ज्यादा नहीं है, ठीक है। बस ये मैं इसको इसलिए रन कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने फंडामेंटल लेवल पर सीखा है कि नेटवर्किंग क्या होती है, ठीक है। मैंने देखा है कि मैंने समझा है कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं, IPv4 एड्रेस क्या होता है, IPv6 एड्रेस क्या होता है, पब्लिक आईपी एड्रेस क्या होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस क्या होता है। ये जो आईपी एड्रेस है ये एक IPv6 एड्रेस है और एक पब्लिक आईपी एड्रेस है। सभी IPv6 एड्रेसेस पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है। हाँ, ऐसे ही शेयर करते रहो, ठीक है, फुल स्क्रीन शेयर करते रहो। और मैं यहाँ पे अगर और भी अभी कुछ चेंज करूंगा तो दिखेगा तुम लोग को। हाँ, तो जो IPv6 एड्रेसेस होते हैं वो पब्लिक आईपी एड्रेस होते हैं, और इसके लिए तुम्हें समझ आना चाहिए कि पब्लिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक डायनेमिक आईपी एड्रेस क्या होता है। तो पब्लिक इसी IPv6 एड्रेस का यूज करके मैं अपने फोन के ऊपर इस सर्वर को स्टार्ट कर रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट जब हम वीट का सर्वर स्टार्ट करते हैं तो वो लोकल होस्ट के ऊपर स्टार्ट होता है। जो हमारा package.json फाइल है ना, उसके अंदर बस थोड़ा सा डैश डैश होस्ट नाम का एक वो लिख देना है हमें एक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। मैं बताता हूँ एग्जैक्ट क्या लिखना है। मैं एग्जैक्ट लिख के मैं तुम लोग को सेंड कर देता हूँ। package.json के अंदर जो डेव की स्क्रिप्ट होती है ना, उस स्क्रिप्ट में हमारे package.json के अंदर एक npm run dev की स्क्रिप्ट होती है, उसमें वीट लिखा रहता है, इसमें डैश डैश होस्ट फ्लैग लगा देना है। तो ये क्या करता है, तुम्हारे लैपटॉप के ऊपर जितने भी आईपी एड्रेसेस हैं उन सभी के ऊपर तुम्हारा सर्वर रन होने लगता है। बाय डिफॉल्ट केवल लोकल होस्ट के ऊपर रन होता है, जिसका भी एक आईपी एड्रेस होता है 127.0.0.1, उसका भी एक आईपी एड्रेस होता है, लेकिन वो लूप बैक एड्रेस होता है, वो लोकल वाला एड्रेस होता है। जब हम ऐसा कर देते हैं ना तो सभी आईपी एड्रेसेस के ऊपर रन होने लगता है, और जैसे ही IPv6 एड्रेस के ऊपर रन होता है, इसको दुनिया से कहीं भी ओपन किया जा सकता है, क्योंकि हमारा लैपटॉप भी एक कंप्यूटर है, हमारा मोबाइल भी एक कंप्यूटर है। हम अपनी वेबसाइट अपने लैपटॉप के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटा लैपटॉप को रन करना पड़ेगा। हमारा लैपटॉप जो है 24 घंटा रन करने के लिए नहीं बना है। हमारा लैपटॉप बस हमने अपना काम किया, उसको स्विच ऑफ कर दिया, उसको रेस्ट चाहिए। लेकिन जो AWS के ऊपर सर्वर्स होते हैं या गूगल क्लाउड के ऊपर सर्वर्स होते हैं, वहां पर ऐसे कंप्यूटर्स रहते हैं जो कि 24 घंटे रन करने के लिए बने ही होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम वहां पर डिप्लॉय करते हैं। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम अपने लैपटॉप को एक सर्वर बना सकते हो, कर सकते हो, और इसके लिए फंडामेंटल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल्स की अगर तुम्हें इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। मतलब ऐसा करना कोई सोचेगा भी नहीं आज तक। तुम में से बताना, ठीक है। देवांश तुम ही बताओ, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा था कि अपने लैपटॉप से पब्लिक सर्वर बना सकते हैं? नहीं सर, ऐसा तो मतलब मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं करे कभी ऐसी कोई चीज, हाँ, जब जानते ही नहीं थे मतलब कुछ ऐसा, हाँ, तो सोचने की बात हाँ, ही नहीं आई मतलब वहां तक। सोचने की बात ही नहीं आएगी जब तक तुम फंडामेंटल्स को अच्छे से नहीं समझोगे, ठीक है। तुम्हें हर एक कोर्स के अंदर, मतलब तुम ये मान लो कि यूट्यूब के अंदर जितने भी लोग पढ़ाते हैं, जितने भी लोग हैं, फंडामेंटल में कोई भी जाके सीखता ही नहीं है। किसी से और सीख लिया, जो बता दिया वो मान लिए। मानने वाला काम नहीं करना है तुम्हें खुद से एक्सप्लोर करना है। जब यस सर। इतना बात बोल रहे हैं कि कंप्यूटर जो सर्वर है वो भी हमारा एक कंप्यूटर है, तो हमारा कंप्यूटर भी तो एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारा मोबाइल भी तो एक कंप्यूटर है। क्यों नहीं स्टार्ट कर सकते हैं सर्वर? हमें करके दिखाना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए, लेकिन इतना डिटेल में जाके कोई पढ़ता नहीं है, कोई डिटेल में जाके समझता ही नहीं है। तो मान लेते हैं कि अच्छा डिप्लॉय करने के लिए हमें क्लाउड चाहिए। जब क्लाउड नहीं था तब अपने ही सिस्टम से सब लोग वेबसाइट बनाते थे। क्लाउड तो अभी 2009-10 में या 2005-6 में आया होगा। उसके पहले सब अपने घर में ऑन प्रेमाइज सर्वर्स का नाम सुना होगा तुमने, नहीं सुना होगा तुमने, कि सुना है?
नहीं सर, नहीं सर, हाँ, इतना। ऑन प्रीमाइस सर्वर्स का मतलब होता है कि अपने घर के अंदर सर्वर्स को रन करना। जी, उसके लिए स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर्स खरीदे जाते हैं, उनके ऊपर रन किया जाता है। अब तुम बहुत सारे बच्चे होंगे कि ये सोचेंगे कि अच्छा ये चीज इंटरव्यू में तो थोड़ी पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें ये पॉइंट है सबसे ऊपर, पता नहीं तुमने ही बोला था शायद ना इंटरव्यूज वाला पॉइंट। यस सर, मैंने हाँ बोला था। हाँ, तो सबके मन में आएगा कि ये चीज तो इंटरव्यू में पूछा ही नहीं जाएगा कि हम अपने लैपटॉप को पब्लिक सर्वर बना सकते हैं क्या। अरे भाई, पूछा जाए चाहे नहीं, तुम्हें इंटरव्यू के लिए केवल नहीं पढ़ना है, तुम्हें पढ़ना है समझने के लिए कैसे सिस्टम्स वर्क करते हैं। तभी तुम्हें समझ आएगा कि जो क्लाउड के ऊपर रखा सर्वर है उसमें कुछ जादू नहीं है, वो ऐसे ही सर्वर है, तुम्हारे जैसे ही सर्वर है, बस वो 24 घंटा रन करने के लिए बना है, बस यही डिफरेंस है। उसमें पावरफुल, उसमें दो दो सीपीयू रहता है एक लैपटॉप के अंदर, दो दो हार्ड डिस्क रहती है, दो दो रैम रहता है, एक फेल हो जाए तो दूसरा रन करने लगे, बस यही डिफरेंस है उसमें। उसमें हाई इंटरनेट स्पीड होती है। जैसे कि अभी अगर 100-150 लोग इस पे रिक्वेस्ट करने लगे एक साथ ही खोल दें वेबसाइट, तो मेरा मोबाइल हैंग करने लगेगा, ठीक है। क्या पता 100-150 को संभाल ले, 1000 लोग आ जाएंगे तो मेरा मोबाइल नहीं सपोर्ट कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि मोबाइल बहुत ही लो पावर डिवाइस है। और लैपटॉप भी, यस सर। लैपटॉप ज्यादा से ज्यादा 1000-2000 को सपोर्ट कर पाएगा, उससे ज्यादा आएगा तो उसकी रैम भर जाएगी, हैंग करने लगेगा, लैग करने लगेगा। इन्हीं सब रीजन से हम दूसरे सर्वर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो जी सर। ये फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, ये तो एक एक सब्जेक्ट का मैं बता रहा हूँ, ये नेटवर्किंग का एक एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही कंप्यूटर साइंस के अंदर अब तुम लोग एक एक करके बताओ फंडामेंटल सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, ठीक है। फंडामेंटल सब्जेक्ट्स इन कंप्यूटर साइंस। सर एक तो कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, हाँ और सी अपना डाटा स्ट्रक्चर, हाँ, सीएन, और डीबी, हाँ एमएस, हाँ एमएस, ओएस, ओएस, डीएसए, फोर डीएसए। डीएसए, सिस्टम डिजाइन। हाँ ठीक है, सिस्टम डिजाइन। चलो, बाकी तो सर ये ऑटोमेटा वगैरह हैं ही, ये सारे सिस्टम डिजाइन में सिस्टम आएंगे। डिजाइन को एसडी में लिख देता हूँ छोटे में। और बस यही है ना, यस सर। यही फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं। और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि मैं तुम्हें बता देता हूँ एक दो सब्जेक्ट्स। से कर रखी है। सिक्योरिटी, ठीक है। ये पता नहीं, मुझे नहीं पता है कि कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट में होता है कि नहीं, लेकिन सीएस के अंदर मतलब अगर तुम कोई भी तरह की एप्लीकेशन बनाओगे तो सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट है, इसका पूरा एक फील्ड ही होता है। सिक्योरिटी हो गया, और और एक फील्ड क्रिप्टो। हाँ अच्छा, मेरी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही है। तुम ऋषांक, अच्छा तुम भी अपनी स्क्रीन शेयर करते रहो, तो चलो कोई बात नहीं, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। हाँ देखो, क्रिप्टोग्राफी ये एक सब्जेक्ट है। ये ये तुम लोग के सिलेबस में है कि नहीं, किसी के सिलेबस में होगा तो बताना, क्योंकि ये कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है और सर सीएन के अंदर ही है ये, हमारे पास आया है अगली बार। कंप्यूटर नेटवर्किंग मतलब के अंदर ही है। डेप्थ में नहीं है, बस टॉपिक वाइज दे रखा है। अच्छा ठीक है, Yes, तो मतलब ये कुछ कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर नेटवर्किंग है, डीबीएमएस है, ओएस है और डीएसए है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कितने लोग इन सभी टॉपिक्स को डिटेल में, डेप्थ में जाके पढ़ते हैं। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि तुमने रट लिया है डेफिनेशन, बुक में क्या लिखी है, एग्जाम में तुम बहुत अच्छा नंबर ले आए, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। तुमने पढ़ा है तो क्या तुम उसको यूज कर सकते हो, क्या तुम उसका यूज करके कुछ बना सकते हो। जैसे मैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूं, जैसे हमने यहाँ पे अभी एक सर्वर बनाया ना, ये बस पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस का नाम तुम सभी ने सुना होगा, IPv6 IPv4 एड्रेस का नाम तुम सभी लोगों ने सुना होगा। उसका यूज करके तुमने कुछ बनाया, कुछ प्रैक्टिकल किया, मैं उस चीज की बात कर रहा हूं। इस तरह से फंडामेंटल सब्जेक्ट्स को किसी ने पढ़ा है तो बताओ, हैंड रेज कर देना,
ठीक है, बस हैंड रेज कर दो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ तुमने पढ़ा है। इस तरह से प्रैक्टिकली कि तुम उसको मतलब डीप में समझ पाओ, डीप में उसका यूज करके कुछ बना पाओ। ठीक है, तो लगभग किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, कोई तो रेज करो। और देवांश, तुमने पढ़ा है? कौन सा सब्जेक्ट तुमने डीप में पढ़ा है? सर डाटाबेस मतलब वो डीबीएमएस पढ़ा था, उससे वो बनाया था, क्या कहते हैं, वो एक जावा का प्रोजेक्ट बनाया था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो उसमें चलो डेटाबेस की रिक्वायरमेंट लगी थी। तो चलो वो भी इन डेप्थ तो नहीं था, बट हाँ बनाया तो उसी की हेल्प से था वो। बाकी नेटवर्किंग वगैरह तो अभी आई है, तो वो तो समझने में ही टाइम लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तुमने डेटाबेस पढ़ा है। और किसी ने कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा हो, अच्छे से पढ़ा हो? कंप्यूटर नेटवर्किंग, डेटा स्ट्रक्चर्स, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी ने पढ़ा हो तो वो? और किसी ने नहीं पढ़ा है? बस हैंड रेज करना, और कुछ नहीं, बोलना नहीं है तुम्हें। ठीक है, हैंड रेज कर दो। देखो, किसी ने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, मतलब डेप्थ में किसी ने नहीं पढ़ा है। डेप्थ की जब मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें पढ़ के एग्जाम में आंसर दे देना है। एग्जाम जो होते हैं, कॉलेज के जो एग्जाम्स होते हैं, वो बस तुम्हें एक डिग्री दे देंगे, पेपर दे देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। उससे तुम डिग्री लेकर तुम डिग्री अपने वीएस कोड में नहीं डाल के प्रोजेक्ट बनाओगे। ठीक है कि ये लो हमारी डिग्री, हमारा प्रोजेक्ट बना दो वीएस कोड। तुम्हें प्रोजेक्ट खुद ही बनाना है, तुम्हें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो खुद ही करनी है। इसके लिए फंडामेंटल्स आना बहुत ही ज़रूरी है। और सब लोग को पता है कि फंडामेंटल्स पढ़ना चाहिए, लेकिन अब ये बताओ कि पढ़ते क्यों नहीं है? मैं मानता हूँ कि तुम सभी लोगों ने उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है। तो ये बात बताओ कि आखिर हम इतना प्रैक्टिकली पढ़ते क्यों नहीं है? क्यों इतना डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं? कोई भी बताओ, मतलब देवांश, मतलब तुम्हें छोड़कर, ठीक है, तुम मत बताओ। अच्छा। तुमने ऑलरेडी काफी बात कर ली है, तो तुम्हारे अलावा और अगर कोई भी, शोभित, उत्कर्ष, हाँ, ऋषांक, तुम ही बोलो। हाँ शोभित, उत्कर्ष, मोहित भाई, थोड़ा वो दो इंटरेक्शन करो। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आके कुछ बोलने नहीं आया हूँ कि मैं बोल दूंगा तुम्हें कुछ समझ आ जाएगा। तुम्हें सब कुछ पता है, बस हम उस प्रॉब्लम की जड़ पे जा रहे हैं कि क्यों हम फंडामेंटल्स नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, और वो तुम लोग को पता है, अभी तुम में से ही कोई बताएगा। अभी तक जितने भी ऋषांक, तो अपना माइक म्यूट कर लेना, इको हो रही है थोड़ी सी। हाँ, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उन सबका आंसर तुम लोगों ने दिया है। ठीक है, बस क्लियर नहीं होता, उसके बारे में हम सोचते नहीं है। शोभित, तुम बताओ कि सब क्यों नहीं वैसे ही पढ़ते हमारे हैं? पास हाँ सब मतलब बहुत कुछ होता है कवर करने के लिए। सब मतलब सर हमारा डीएसए करना होता है सर, हमें अपने कॉलेज का भी असाइनमेंट वगैरह हाँ, करने होता है, तो मे भी सर इसकी वजह से। तो वही सब्जेक्ट तो पढ़ने की बात कर रहा हूँ। तुम्हें डीएसए करना है डेप्थ में, तुम्हें नेटवर्किंग करना है डेप्थ में, तुम्हें ओएस करना है डेप्थ में। ये सारे कॉलेज की तो सब्जेक्ट्स हैं। और अगर तुम डेप्थ में पढ़ोगे तो और अच्छे से ही तुम असाइनमेंट कर पाओगे, और अच्छे से ही जो जो भी कॉलेज के प्रोजेक्ट्स हैं वो कर पाओगे। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, मतलब मैं कुछ अलग पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें जावा स्क्रिप्ट या वेब डेवलपमेंट या नोड जेएस ये पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैंने शायद स्टॉप कर दी। यही 4 सब्जेक्ट्स जो हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग, डीबीएमएस, ओएस और डीएसए, ये तुम्हारे तो कॉलेज की सब्जेक्ट्स हैं। इसको पढ़ने के लिए तुम्हें टाइम क्यों नहीं मिलेगा? और कोई पॉइंट? तुम या फिर उत्कर्ष? हाँ, अभिजीत तुम बताओ। यस यस सर। सर एक्चुअली हम लोग का जो फोकस रहता है वो पूरा पूरा हमें बताया जाता है कि लाइक जो कंपनीज आती हैं वो हमेशा डीएसए एंड वेब डेवलपमेंट को देख करके प्लेसमेंट लेती है। तो हम लोग को कभी फोकस उस पर दिया ही नहीं जाता है कि हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग या ओएस पे ज्यादा फोकस कर पाए। दैट इज द मेजर रीजन कि हम लोग उस पर फोकस ज्यादा नहीं करते हैं। एक्सलेंट, एकदम सही रीजन है।
मतलब कंपनीज के इंटरव्यूज के अंदर या तो डीएसए पूछा जाएगा या तो डेवलपमेंट पूछा जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्किंग ओएस उतना डीप में पूछा नहीं जाता है, तो मेनली कॉलेज के अंदर भी इंटरव्यूज के ऊपर फोकस करवाते हैं। ये एकदम सही पॉइंट है, ठीक है, ये एकदम सही पॉइंट है। इसके अलावा इस पॉइंट को मैं नोट डाउन कर लेता हूँ, अपना स्क्रीन शेयर कर देता हूँ कि हम फंडामेंटल्स को डीप में जाके क्यों नहीं सीखते हैं। अभी एआई के ऊपर आएंगे, एआई का मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एआई आज के टाइम पर क्या कर पाता है, और फंडामेंटल्स नहीं सीखोगे तो क्या होगा, ठीक है। Why we don't focus on fundamentals। ठीक है, हम फंडामेंटल्स के ऊपर क्यों नहीं फोकस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट यह है कि मोर फोकस्ड लर्निंग, ठीक है, ये लिख देता हूं, फोकस ऑन इंटरव्यूज। इंटरव्यूज के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं, इसीलिए हम फंडामेंटल्स के ऊपर नहीं फोकस कर पाते हैं, क्योंकि इंटरव्यू के अंदर केवल 2 ही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, जो कि है डेवलपमेंट और डीएसए, ठीक है। और इसके अलावा कोई दूसरा पॉइंट, कोई दूसरा बोलेगा। अपने मन से बोलो, तुम बोलोगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तुम डरो मत, ठीक है। फंडामेंटल्स के ऊपर सर सब्जेक्ट्स के बारे में उतना नॉलेज नहीं था। अच्छा ऋषांक, तुमने बोला सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं होता। नहीं, वो उत्कर्ष ने बोला। उत्कर्ष कुछ बोलने वाले थे, उत्कर्ष बोलो तुम। उत्कर्ष सर मतलब अभी फर्स्ट ईयर में है तो उतना सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है कि ये सब भी सब्जेक्ट्स हैं, नेटवर्किंग और ये सब कुछ। अच्छा, ये अभी तुम्हें पता ही नहीं कि ये नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डीबीएमएस ये सब कुछ आएगा तुम्हारे। हल्का फुल्का पता है, लेकिन इन डेप्थ में नहीं पता है कि वर्किंग क्या है उसको, मतलब। अच्छा, मतलब तुम्हें इतना पता है कि ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि पढ़ना पड़ेगा हमें, लेकिन यस सर। कैसे पढ़ना है, उसके अंदर क्या पढ़ना है, ये नहीं पता है, ठीक है। तो सही, एक्सेलेंट पॉइंट है, ये बहुत सही पॉइंट है कि अनअवेयर, मतलब अनअवेयर ऑफ डिटेल्स, अनअवेयर of detailed topics, हम टॉपिक से अनअवेयर रहते हैं, हमें पता नहीं रहता है, हमें बस इतना पता रहेगा कि कंप्यूटर नेटवर्किंग सब्जेक्ट है, हमें इतना पता रहेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टॉपिक है, हमें डीबीएमएस का टॉपिक पता रहेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता रहेगा कि हमें क्या क्या उसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कब किस ऑर्डर में पढ़ना है, ठीक है। और अभिजीत कुछ बोलना चाहते हो। यस सर। सर हमें ये भी नहीं पता होता है कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है और कैसे इस जर्नी को आगे बढ़ाना है कि हम लोग सभी को ठीक से कर लें। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा और उस टॉपिक के अंदर दूसरा टॉपिक अगर हमें कोई मिल रहा है तो हम लोग उसको स्किप कर देते हैं, बिकॉज हमें वो चीज पहले से पता नहीं होता है। तो ये कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ एंड करना है इसका जानकारी नहीं होती। एग्जैक्टली, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पता ही नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे, सबको पता होता है कि ये फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, सबको पता होता है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं, डीबीएमएस फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, किस टॉपिक के बाद क्या क्या करें। देवांश, तुम्हें शायद कुछ बोलना है। सर मेरे हिसाब से सारे पॉइंट ना उसमें कवर हो जाएंगे लैक ऑफ मेंटोरशिप में। एग्जैक्टली, तो जब सुनो। आपके पास कोई होगा ही नहीं बताने हाँ, के लिए हाँ, तो आप कैसे करोगे आगे। एग्जैक्टली, देखो, जो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है वो कॉलेज आता ही क्यों है, उसको अगर सब पता ही होता कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो कॉलेज आता ही क्यों, कॉलेज बना ही क्यों है, कॉलेज में प्रोफेसर्स क्यों होते हैं,
ठीक है, यस चेहरा सर, दिखाने के लिए थोड़ी वही होते तो हैं। बात है। कॉलेज के जी प्रोफेसर्स का काम होना चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए, जो कि इंडिया में होता ही नहीं है। इंडिया में छोड़ो क्या, मतलब लगभग सब जगह ऐसे ही होता है, लगभग पूरी दुनिया के अंदर ऐसे ही होता है। देखो, जब तुम कॉलेज के अंदर जाते हो, तुम्हें जाहिर सी बात है तुम्हें नहीं पता होगा, तुम वहां सीखने के लिए ही गए हो। तुम्हें जब पता होता तो कॉलेज में क्यों जाते? कॉलेज के बिल्कुल प्रोफेसर्स का काम होता है कि वो तुम्हें इन सब की नॉलेज दें, वो तुम्हें मतलब एक ऑर्डर में सही टॉपिक्स वाइज तुम्हें पढ़ाएं, वो उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट लाएं। देखो, मेरा क्या मानना है कि हर एक बच्चा सीखना चाहता है, ठीक है, एटलीस्ट मैं तो सीखना चाहता था। एक टाइम पर मैं, मतलब मेरा फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था, मैं फिजिक्स सीखना चाहता था, लेकिन 11th 10th तक तो मुझे समझ आ रही थी फिजिक्स, मैं खुद से पढ़ रहा था। 10th के बाद जब 11th की फिजिक्स आई, तो खुद से पढ़ के समझ ही नहीं आया, उसमें सब मुश्किल मुश्किल चीज था। मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने मैंने अलग अलग कोचिंग ज्वाइन किया, 4-5 मेरी सिटी में जितनी भी कोचिंग्स थे, सबको ज्वाइन करके देखा। सब लोग यही पढ़ा रहे हैं कि एग्जाम में क्या आएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ये लिखो ये लिखो, सब लोग मतलब एक तरफ से। लेकिन मैं तो कभी एग्जाम के लिए पढ़ता ही नहीं था, मुझे तो पढ़ने में मजा आता था। तो मैंने क्या किया, मतलब मैंने छोड़ दिया। मैंने 11th क्लास किसी तरह से कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने स्कूल छोड़ दिया, और आज तक मैंने स्कूल नहीं पढ़ा, मतलब छोड़ ही दिया स्कूल फिर, समझ रहे हो? तो आज भी मैं 12th फेल हूँ, आज भी। और खुद से सीख के, खुद से फंडामेंटल्स को सीख के, यूट्यूब से, यूडमी से और अलग अलग जगहों से खुद से मैंने सीख के, मैंने खुद से जॉब पाई। बैंगलोर के अंदर मैंने जॉब किया, ठीक है, 2 साल तक ऑफलाइन जॉब किया है, फिर 2 साल तक रिमोट कंपनी के अंदर, यूके बेस्ड कंपनी थी, वहां पर मैंने जॉब किया है। और अभी मैं फुल टाइम पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब के ऊपर भी, और मेरी वेबसाइट है वहां पर भी पढ़ा रहा हूँ। और मेरा मेन फोकस ये रहता है कि बच्चे को जो पढ़ना चाहता है, जिसको इंटरेस्ट है, वही मेरे वीडियोस देख पाएगा, क्योंकि मेरी वीडियोस लंबी होती हैं, बहुत डिटेल होती हैं, इन डेप्थ होती हैं। तो जिसको भी पढ़ना है, एकदम फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, कोई भी सब्जेक्ट होगा, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, और एक 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 स्टेप वाइज स्टेप कैसे कैसे उस टॉपिक में आगे बढ़ना है वो करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए अगर, मतलब अभी तो तुम्हारे पास मतलब कोई मेंटरशिप नहीं है, कोई मेंटर नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर तुम डिटेल में सीखना चाहते हो, कोई भी टॉपिक हो, अगर तुम डिटेल में सीखना चाहते हो, तो तुम आज के टाइम पर एआई से सीख सकते हो, ठीक है। एआई से भी मतलब उतना क्लैरिटी नहीं मिलती है, एक एक लेवल पर पहुंचने के बाद ही तुम्हें खुद समझ आएगा कि क्या सीखना है क्या नहीं सीखना है, ठीक है। तो ये सारे जो कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल टॉपिक्स हैं ना, इन सभी को मैंने अपने एक बैकएंड का कोर्स है उसके अंदर पढ़ाया है, नोड जेएस के कोर्स के अंदर मैंने इन सभी टॉपिक्स को बहुत ही इन डेप्थ पढ़ाया है। और सभी टॉपिक्स को नहीं, मेनली उसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्किंग पढ़ाया है, डीबीएमएस पढ़ाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया है, ऑपरेटिंग सिस्टम हल्का फुल्का पढ़ाया है, और पूरा बैकएंड का पूरा वेब डेवलपमेंट मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो उसके अंदर मतलब अभी भी वो कोर्स चल रहा है, अभी 7 महीना हो गया उसको लॉन्च हुए, लेकिन अभी भी वो चल रहा है। मैंने सोचा था कि 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, अभी भी वो कोर्स चल रहा है, अभी उसके बारे में बताऊंगा। और अगर किसी को एनरोल करना है तो हम सभी लोगों के लिए एक स्पेशल डिस्काउंट भी है, ठीक है, उसमें एनरोल कर सकते हो। और एक एक नया कोर्स नहीं, वो नेटवर्किंग का जो हिस्सा है वो नोड जेएस कोर्स के अंदर है, लेकिन अगर किसी को केवल नेटवर्किंग सीखना है तो उसका भी मैंने एक सेपरेट कोर्स बना दिया है, अभी यहीं पर मैं उसको लॉन्च करूंगा और पब्लिश करूंगा, ठीक है। अभी तक उसको पब्लिश नहीं किया, अभी मैं क्रिएट ही कर रहा था, तो उसको भी कर दूंगा। अगर किसी को केवल और केवल नेटवर्किंग सीखना है, मतलब जो चीज अभी मैंने करके दिखाया ना, अपने फोन से मैंने सर्वर स्टार्ट किया और तुम उसको ओपन कर पा रहे हो, कहीं भी तुम
मुझे पता नहीं है, मैं तो बैंगलोर में हूँ, ऋषांक पता नहीं कहाँ पे है, तुम लोग पता नहीं कहाँ पे हो, तुम लोग के फोन में खुल रहा होगा, ठीक है। तो वो चीज मैंने उस नेटवर्किंग वाले कोर्स के अंदर पढ़ा है। नेटवर्किंग वाला कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 16 आवर्स है, और जो पूरा नोड जिसका कोर्स का ड्यूरेशन है वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। मतलब वो 150 घंटे का कोर्स अभी है, और वो 200-250 घंटे तक जाएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी मैं तुम्हें उस कोर्स का लिंक और कूपन कोड शेयर कर देता हूँ तुम लोग को, और फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे एआई की बात करेंगे। मैं एक बार मैं उसका लिंक शेयर करता हूँ, वो कहीं वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है, मुझे पब्लिश करना पड़ेगा उस कोर्स को। एक मिनट, एक मिनट देना मुझे तुम लोग, 1 मिनट भी नहीं, बस आधा मिनट। मुझे इसका लिंक कॉपी करके शेयर करना है। लिंक कॉपी कर लिया मैंने, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और तुम लोग के सामने ही इस कोर्स को पब्लिश करूंगा, ठीक है। श्री गणेश करते हैं इस कोर्स को। यहाँ पर मैं खोल लूंगा ये है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोर्स। अभी ये पब्लिश नहीं है, तुम लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ चलो, दिख रहा है। ये ड्राफ्ट कोर्स है और ये नोड.जेएस का पब्लिश्ड कोर्स है। इसको मैं पब्लिश करता हूँ, ये पब्लिश कर दिया है, ठीक है। अब ये कोर्स पब्लिश हो चुका है। इसका लिंक भी मैं तुम लोग को यहाँ पे भेज देता हूँ, ठीक है। ये लिंक है और कूपन कोड भी मैं भेज देता हूँ। ये कूपन कोड सभी कोर्सेज पर अप्लाई होगा, ठीक है। इसको कूपन कोड का नाम है कोडेक्स 30। ये कूपन कोड है, ये कोडेक्स 30 कूपन कोड यूज करना। ये आज रात तक वैलिड रहेगा, ये वाला कूपन कोड, मतलब रात के 12 बजे तक इसका यूज करके इनरोल करोगे तो हर एक कोर्स के अंदर 30% का डिस्काउंट तुम्हें मिल जाएगा। चाहे ये वाला कोर्स हो, कंप्यूटर नेटवर्किंग वाला कोर्स, या फिर कोई दूसरा कोर्स हो, ठीक है। नोड.जेएस कोर्स के ऊपर भी और बैक एंड कोर्स के मतलब फ्रंट एंड कोर्स यानी कि जावास्क्रिप्ट के ऊपर भी, हर एक कोर्स के ऊपर 30% डिस्काउंट रहेगा। और मैं अपने कोर्सेज के अंदर फोकस करता हूं कि हर एक चीज हम प्रैक्टिकली करके देखें। ये देखो इसका थंबनेल जो है, इसमें मैं राउटर लेके बैठा हूं और राउटर लेके बैठ के सिखा रहा हूं इधर। ये मतलब मैं लिटरली राउटर लेके सिखा रहा हूं। और इसको मैं प्रीव्यू करता हूं, 1 मिनट। यहाँ पर तुम लोग देखना, एक सेक्शन है यहाँ पर, टर्निंग आवर लैपटॉप इनटू, इधर होगा ये, 1 मिनट, नेटवर्क टाइप हाउ। देखो यहाँ पे इंटरनेट हमारे घर तक कैसे आता है। मैं अपने छत के ऊपर जो एक रिसीवर लगा है उसको लेके जाके वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। इंटरनेट हमारे घर तक कैसे आता है, अगर आप 3G 4G यूज करते हैं या फिर आप वाईफाई यूज करते हैं तो कैसे टावर तक कैसे इंटरनेट आता है, और हमारे घर तक इंटरनेट कैसे आता है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और मेकिंग योर डिवाइस इनटू सर्वर, टर्निंग योर लैपटॉप इनटू अ पब्लिक सर्वर। ये हमारा लैपटॉप है, हम अपने लैपटॉप को एक पब्लिक सर्वर बना देंगे, या फिर अपने मोबाइल को भी हम पब्लिक सर्वर बना देंगे। यहाँ पर मैं मोबाइल का यूज करके कैसे, यहाँ पर जो आईपी एड्रेस जैसा दिख रहा है ना, जैसे अभी मैंने भेजा था तुम लोग को, वैसे ही आईपी एड्रेस IPv6 का यूज करके हम इसको पब्लिक बना सकते हैं। और भी इसमें AWS भी है, और OSI मॉडल जो कि हमारे क्लासेस के अंदर होता है, OSI मॉडल, TCP/IP मॉडल, ये सारी चीजें हैं इस कोर्स के अंदर। और ये कोर्स हमारे पूरे नोड.जेएस कोर्स का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आप ये कोर्स परचेज कर लेते हैं और इसको कंप्लीट कर लेते हैं, तो इसी कोर्स के अंदर मैंने नोड.जेएस कोर्स के लिए भी कूपन कोड प्रोवाइड किया है। ऐसा कूपन कोड जिसका अगर आप यूज करेंगे तो मतलब ओवरऑल प्राइस जो है वो जितना नोड.जेएस कोर्स का प्राइस है उतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप नेटवर्किंग कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको नेटवर्किंग को प्रैक्टिकली इन डेप्थ में जाके सीखना है, इस तरह से सीखना है कि आपको दिखे कि हाँ ये जो हमारे लैपटॉप से कुछ बिट्स और बाइट्स निकल रही हैं वो क्या निकल रही हैं, आप उसको देख पाए। आपने सुना होगा ना कि
हमारे नेटवर्क के थ्रू पैकेट्स ट्रांसफर होते हैं, डेटा पैकेट्स। अगर पैकेट है तो उसको हम खोल के देख सकते हैं, जैसे कुरकुरे का पैकेट होता है ना खोल के देख लो उसके अंदर क्या लिखा है, तो वो पैकेट भी खोल के देखना है, मतलब एकदम प्रैक्टिकल तरीके से करके देखा हमने। ठीक है, तो इस कोर्स के अंदर एनरोल करना, और अगर अच्छा लगेगा तो पूरा बैकएंड का कोर्स करना। और प्राइस बहुत ही मिनिमल है, मतलब मेरा गोल केवल कोर्स बेचना नहीं है। मेरा गोल अगर कोर्स बेचना होता तो मैं कोर्स का प्राइस 7-8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार कितना भी रख देता और मैं आराम से कोर्स बेचता। मेरा गोल है जो हाई क्लास एजुकेशन, मतलब बेस्ट इन क्लास एजुकेशन सभी बच्चों को बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। मैं तो चाहता हूं कि मैं फ्री में पढ़ाऊं, लेकिन मैं फ्री में नहीं पढ़ा सकता हूं क्योंकि अपना खुद का एक्सपेंस होता है। ठीक है, मैं जॉब के साथ फुल टाइम करके नहीं पढ़ा सकता हूँ, जॉब भी करता रहूँ ये भी पढ़ाता रहूँ, क्योंकि इन डेप्थ अभी मैं पूरा, मेरा जो पूरा दिन का काम रहता है वो केवल नोट जेस पढ़ाना ही है। ठीक है, बैकएंड पढ़ाना ही है। तो मैं अगर पूरा टाइम इसको दे रहा हूँ तो मेरा खर्चा, मेरी वेबसाइट का खर्चा, ये सारा कुछ कैसे चल पाएगा। इसीलिए बस समझ लो कि मतलब बेयर मिनिमम पर मैं सरवाइव करता हूँ। ठीक है, इतना इतना वैल्यूएबल कोर्स और इस प्राइस में मतलब दुनिया में कोई नहीं प्रोवाइड कर पाएगा। ऐसा है, मतलब इंडिया छोड़ दो तुम, दुनिया में ऐसा प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ये तुम, अगर किसी ने मेरे कोर्सेज को फॉलो किया होगा या फिर पेड कोर्स या फ्री कोर्स, कैसे भी कोर्स को अगर फॉलो किया होगा तो वो बता सकता है। मैं अपने मुंह से बोलूंगा तो लगेगा कि हाँ अपनी तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, तो तुम लोग चेकआउट करना। और अगर तुम्हें पूरा रोड मैप चाहिए कि पता नहीं कि क्या क्या टॉपिक्स कब कब पढ़ने हैं, मुझसे नहीं परचेस करना, तुम्हें फ्री में ही पढ़ना है, तो नोट जेस तुम बैकएंड का रोड मैप सर्च कर लेना मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, बैकएंड रोड मैप अनुराग सिंह प्रोकोडर। तो तुम्हें वहां पर पूरे टॉपिक्स का लिस्ट मिल जाएगा। और एक काम करता हूँ, वो सर्च भी नहीं करना है, मैं तुम्हें तुरंत ही प्रोवाइड कर देता हूँ। इसको मैंने एक वेबसाइट के ऊपर रख के मैंने पूरा इकट्ठा ही रखा है। अगर तुम्हें कंप्यूटर साइंस और बैकएंड, जो बैकएंड है ना वो असली कंप्यूटर साइंस है, फ्रंट एंड जो है वो बस ब्राउजर साइंस है। फ्रंट एंड के अंदर अगर आप फ्रंट एंड सीखते हैं तो आप कितना भी अच्छा कोड लिख लेंगे, आपका कोड ब्राउजर के अंदर ही रन करेगा, वो कंप्यूटर साइंस नहीं है। कंप्यूटर साइंस का छोटा सा हिस्सा है, उसको मैं ब्राउजर साइंस बोलता हूँ। कितना भी ऑप्टिमाइज कोड लिखेंगे, आपका ऑप्टिमाइज कोड केवल और केवल ब्राउजर के ऊपर रन करेगा। बैकएंड जो होता है वो कंप्यूटर के ऊपर रन करता है, मतलब आपके कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज का एक्सेस मिलता है उसको, फाइल सिस्टम का एक्सेस, नेटवर्किंग का एक्सेस, और भी मतलब ओवरऑल जितने भी रिसोर्सेज हमारे लैपटॉप के ऊपर होते हैं ना, उन सबका एक्सेस आपके बैकएंड कोड को होता है। बैकएंड सीखना अपने आप में ट्रू वो है, ट्रू कंप्यूटर साइंस सीखना है। बिना कंप्यूटर साइंस के कोर सब्जेक्ट्स को सीखे आप एक अच्छे बैकएंड डेवलपर बन ही नहीं सकते हैं। और आज के टाइम पर एआई जो है वो रिपीटेटिव काम बड़े ही आराम से कर लेता है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एआई का यूज करके हमने कुछ बनाया है इधर, मतलब इसी नोड जेएस कोर्स के अंदर। एक बार मैं ओपन करता हूँ इधर, ये नोड जेएस कोर्स के अंदर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, गूगल ड्राइव जैसा कुछ है। ये गूगल ड्राइव का क्लोन है, इसके अंदर मैंने लॉगिन कर लिया है। तुम लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ दिख तो रही होगी, दिख रही है ना? एक बार थम्स अप कर दो या कुछ इमोजी कर दो। हाँ ठीक है, तो ये गूगल ड्राइव जैसा है। ठीक है, इसके अंदर हम फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इमेजेस, इसको हम रीनेम कर सकते हैं IMG, ये है। और यहाँ पर हम फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। मैं मल्टीपल फाइल्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक मिनट, ये मैंने कुछ फाइल्स को सेलेक्ट कर लिया है, ये मैंने सभी फाइल्स को अपलोड कर दिया। ये सभी फाइल्स अपलोड हो गई हैं। इसको हम ओपन कर सकते हैं, चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। अब इसके लिए जितना भी UI है वो सब कुछ मैंने ChatGPT से बनवाया है। ऐसे ही एक दूसरी एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ। दूसरी एप्लीकेशन दिखाने के लिए मुझे इसको बंद करना पड़ेगा,
ये एग्जिस्टिंग वाली एप्लीकेशन को बंद करना पड़ेगा क्योंकि पोर्ट नंबर दोनों का मैंने सेम देके रखा है। ये भी कोर्स का ही प्रोजेक्ट है, मतलब जो दूसरा वाला भी मैंने स्टार्ट किया है, ये भी वही एप्लीकेशन दूसरे में बदल जाएगी। ये है एक LMS जैसा प्लेटफॉर्म, ठीक है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा उतना फंक्शन नहीं है जितना स्टोरेज ऐप वाला था। उसमें हम बड़ी-बड़ी फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अलग-अलग यूजर्स अपने अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, सबका जो फाइल है वो डिफरेंट रहेगा, सेपरेट रहेगा। ये है एक नया प्रोजेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं इसी कोर्स के अंदर। ये देखो मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ आइटम्स को, ये मैंने ऐड किया, ये कार्ट के अंदर ऐड हो रहा है। इसका जो जितना भी UI तुम्हें दिख रहा है, जितना भी UI एलिमेंट्स दिख रहे हैं, सुंदर वेबसाइट दिख रही है, ये सब कुछ मैंने bolt.ai से बनवाया है। bolt.new शायद उसका नाम है, ये bolt.new, हाँ इससे बनवाया है। मैंने इसको कुछ प्रॉम्प्ट दिया कि मुझे एक इस तरह से वेबसाइट दे दो। मैंने इसको डिजाइन भी नहीं दिया, मैंने बस इमेजेस का URL, मतलब इमेजेस का एक, ये पूरे कोर्सेज का एक JSON डेटा प्रोवाइड कर दिया। मैंने बोला इसी के बेसिस पर एक सुंदर लुकिंग, गुड लुकिंग, डार्क मोड वाला एक इस तरह से वेबसाइट बना के दे दो मुझे। और इसने काफी अच्छा कोड लिखा, मतलब ऐसा खराब कोड नहीं लिखा। थोड़ा बहुत इसने गड़बड़ कोड लिखा था इसके अंदर भी, और स्टोरेज ऐप वाले के अंदर भी थोड़ा बहुत बस गड़बड़ था। स्टोरेज ऐप के अंदर मल्टीपल फाइल्स नहीं अपलोड हो रही थी, यहाँ पर डार्क मोड और लाइट मोड में कुछ दिक्कत आ रही थी, और कुछ डेप्रिकेटेड पुराना कोड इसने यूज कर लिया था। तो उन सबको मैंने फिक्स कर दिया और ये एकदम मस्त चल रहा है। यानी कि केवल फ्रंट एंड का ही नहीं, बैक एंड का भी, इसका जो बैक एंड का जो रेस्ट APIs है ना, उसको भी मैंने इसी का यूज करके बनवाया है। तो अगर आप केवल और केवल UI बनाते हैं, ठीक है, और CRUD API को इंटीग्रेट करते हैं, REST API को इंटीग्रेट करते हैं, REST API अगर आप केवल बनाते हैं, तो आप फ्यूचर में जॉब पाने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। इसके बेसिस पर फ्यूचर में जॉब नहीं मिलने वाली है, क्योंकि AI जो है वो काफी स्मार्ट हो गया है इस मामले में। ये सारे काम जो हैं वो रिपीटेटिव टास्क हैं, ठीक है, ये सारे काम रिपीटेटिव टास्क हैं। अगर तुम AI से बोलोगे कि जैसे मैंने इसको लाइव किया है, ये लाइव कर ही नहीं पाएगा AI IPv6 का यूज करके, क्योंकि ऐसा डेटा अवेलेबल ही नहीं है, ऐसा डेटा एग्जिस्ट ही नहीं करता है, कोई पढ़ाता ही नहीं है, कोई बताता नहीं, कोई आर्टिकल ही नहीं लिखता। ये तुम तब डिस्कवर करोगे जब चीजों को फंडामेंटल लेवल पर पढ़ोगे, और आगे अभी हो सकता है कुछ टाइम तक, साल, 1 साल 2 साल तक जॉब मिल जाए इसके बेसिस पर कि तुम्हें हाँ CRUD ऑपरेशन आता है, डेटाबेस के अंदर सब स्टोर करवाना आता है, और UI से इंटीग्रेट करना आता है। इसके बेसिस पर अभी हो सकता है तुम्हें जॉब मिल जाए, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये इररिलेवेंट हो जाएगा। कोई भी कोड लिखेगा ही नहीं, कोड लिखने का जो काम है पूरा AI करेगा। क्या कोड लिखना है ये डेवलपर्स का काम रहेगा, और AI ने क्या कोड लिखा है उसको पढ़ना, उसको रिव्यू करना, उसको फिक्स करना, और उसको सिक्योर करना, ये काम हमारा रहेगा, हमारा, तुम्हारा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का, ठीक है। इसलिए आपको फंडामेंटल्स पढ़ना, जब आप फंडामेंटल्स पढ़ेंगे तभी आप AI के कोड को रिव्यू कर पाएंगे, तभी आप कुछ नया सोच पाएंगे। जैसे मैंने ये बोला कि ये कभी तुमने सोचा, तो ये सोचने की बात ही नहीं आएगी कभी, तुम कभी सोचोगे ही नहीं कि हम अपने लैपटॉप से चीजों को लाइव कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे ही हजारों एग्जाम्पल्स हैं। जैसे देवांश, तुमने बोला कि तुमने डेटाबेस पढ़ा है, ठीक है, डेटाबेस का यूज करके तुमने कोई कॉलेज का ऐप या ऐसा कुछ एप्लीकेशन बनाया था, है ना। और किसने, तुम्हारे अलावा और किसने किसने डेटाबेस को अच्छे से पढ़ा है? हाँ, अभिजीत ने डेटाबेस पढ़ा है, ऋषांक ने पढ़ा है, शोभित ने पढ़ा है, नमित ने पढ़ा है, सही है, बहुत सारे लोग, मतलब सब लोगों ने लगभग डेटाबेस को अच्छे से पढ़ा है। अभी मैं बोलता हूं कि डेटाबेस को डिफाइन करो। अभिजीत, व्हाट इज डेटाबेस, बताओ मुझे, कुछ भी बताओ, जो भी तुम्हारे मन में आए, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन बताने की जरूरत नहीं है। सर डेटाबेस मींस कलेक्शन ऑफ डेटा ही समझ में आता है सर, सिंपल वर्ड्स में सर, एकदम सिंपल वर्ड्स में। वो तो मैं JSON के अंदर भी लिख दूंगा, डेटा हो जाएगा, मतलब एक समथिंग डॉट JSON
उसके अंदर मैं ढेर सारी फाइल्स मतलब ढेर सारा ऑब्जेक्ट लिख दूंगा, हो जाएगा, वो भी डेटा हो जाएगा ना। मतलब हाँ वो तो हाँ, और कोई देवांश तुम डिफाइन करो। सही है, मतलब तुम्हारा डेफिनेशन सही है, ठीक है, गलत नहीं है। देवांश तुम बताओ। सर, डेटाबेस के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा और इंफॉर्मेशन दोनों क्या क्या चीजें होती हैं। हम्म अब डेटा हमारे पास किसी भी तरह का हो सकता है, अनऑर्गेनाइज हो सकता है, या फिर मतलब किसी भी फॉर्म में हो सकता है वो। हाँ और डेटाबेस क्या होता है कि उसी डाटा को एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर कराना, ठीक एक है, प्रॉपर जगह। वो लाइक जैसे कहते हैं ना, कैबिनेट हो गए या फिर मतलब स्टोर कराने की जगह हो गई, वो होता है डाटाबेस। एकदम सही है, तुम्हारा आंसर एकदम सही है। लेकिन गूगल शीट का नाम सुना है? नहीं सर, गूगल शीट का तो नहीं सुना। अरे गूगल शीट्स, एक्सेल का नाम सुना है? एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट हाँ एक्सेल। सर, एक्सेल तो सुना है। हाँ जी। गूगल शीट्स यूज किया है कभी कि नहीं? नहीं सर, बहुत ही रेयर। अगर अरे कुछ ऐसा काम मिल गया तो कर दिया, वरना तो मतलब अपने नाम तो काम पे सुना ही करना है ना, पड़ा। नाम तो हाँ सर, सुना। नाम सुना है। हाँ जी। तो जैसे गूगल मीट है वैसे गूगल शीट्स है, मतलब काम अलग है लेकिन जी। गूगल का ही प्रोडक्ट है। तुमने तो बोल हाँ दिया जी। एकदम, मेरे क्वेश्चन को ही एकदम पलट दिया कि मैंने तो सुना ही नहीं नाम, गूगल का ही नहीं नाम सुना, मतलब ठीक नहीं है सर, चलो। एक्सेल तो सुना भी है, बट वो तो बिल्कुल नहीं सुना था। हाँ, क्या नहीं सुना था? या आपने भी गूगल शीट्स बोला। गूगल शीट्स तुमने नहीं सुना है सच में? हाँ सर, सही में मतलब बहुत सारे ऐसे काम है, अभी भी इतना सारा पढ़ने के बाद बहुत अरे वो सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ लैग गूगल करता ड्राइव हूँ का मैं। नाम सुना होगा ना, गूगल ड्राइव तो यूज हाँ, किया गूगल होगा। ड्राइव सुना है। तो जैसे बिल्कुल। गूगल ड्राइव है वैसे गूगल शीट्स है, उसमें हम्म एक्सेल की तरह, एक्सेल की बात करते हैं चलो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम हम्म सुना है ना? हम्म हम्म उसके अंदर भी हम लोग ऑर्गेनाइज डेटा सेव कर सकते हैं, हम्म। तो वो भी तो एक डेटाबेस है उस तरह से, हाँ तो तुम्हारी सर डेफिनेशन के होगा अकॉर्डिंग। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हाँ ऑर्गेनाइज वे में करा रहे हैं तो है ही। हाँ लेकिन, और डाटाबेस। हाँ हाँ सर, बताइए बताइए। हाँ लेकिन हम एक्चुअल में अगर हम देखें तो गूगल शीट्स को या एक्सेल को एज अ डेटाबेस यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो हमें हम्म प्रोवाइड करता है फंक्शनलिटी, लेकिन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। और हम्म उसको हम डेटाबेस बोलते भी नहीं, हम एक्सेल ही बोलते हैं, हम्म ठीक है। हम्म तो डेटाबेस ये हो गया, हम्म मतलब डेटा के पर्सपेक्टिव से तुमने जो डेफिनेशन बताई है कि हम्म मतलब तुम्हारी डेफिनेशन सही है, लेकिन ये उस पर्सपेक्टिव से, डेटाबेस के पर्सपेक्टिव से एज अ हम्म डेवलपर हमारे लिए ये तो क्लियर है कि हाँ उसमें ऑर्गेनाइज डेटा ही स्टोर होगा, कुछ भी ऐसे नहीं हम्म फेंक देंगे, ठीक है। हम्म लेकिन हम्म एज अ हम्म। डेवलपर हमारे लिए वो चीज क्या है? क्या वो एक एप्लीकेशन है? क्या वो एक प्रोसेस है? मतलब क्या चीज है? सर, एज अ मतलब डेवलपर तो हमारे लिए वो एक तरह से इंफॉर्मेशन ही हो गई कि हाँ मतलब हमारे पास कुछ भी आ रहा है, जैसे हमने कोई भी हमने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई, तो उसमें हमारे पास जो भी डाटा होगा हम उससे ही मैनिपुलेट कर पाएंगे चीजों को, उससे ही अंदाजे लगाएंगे किसको क्या कैसे। तो हमारे लिए तो एक जरूरी सोर्स हो गया वो। हाँ, जरूरी सोर्स हो गया। अब तुम जी। बताओ, जो बैक एंड होता है तुम्हारा, मान लो हम्म, नोड जेएस तुमने पढ़ा है कि यार थोड़ा नहीं बहुत? सर, किसी डेवलपिंग तो भी बिल्कुल ही नहीं करी। डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं किया है? ना, HTML CSS करी थी, वो भी अच्छा, उसमें थी हमारे जी कोर्स ठीक में। है। तो किसी ने भी यहाँ पे बैकएंड का सर्वर स्टार्ट किया हो या कोई भी सर्वर रन किया हो? हैंड रेस करो। हाँ ऋषांक तुम ही बोलो, बताओ। यस जो, हाँ, बैकएंड का, जो बैकएंड का जो भी होता है होता है, वो क्या होता है? वो एक सर्वर वो होता है ना? होता है ना। जब भी तुम माइक अनम्यूट करते हो मेरी आवाज इको करती है। हाँ, कोई और बताओ, कोई और बताओ। ऋषांक, ऋषांक को तो पता ही होगा, ऋषांक ने मेरा कोर्स फॉलो किया, नोट जेएस का कोर्स ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ऋषांक को पता होगा। देखो मैं बताता हूँ, जो एक बैकएंड की एप्लीकेशन होती है वो एक सर्वर होती है, वो एक एचटीटीपी सर्वर होती है, ठीक है। वो हम ऐसा स्टार्ट करते हैं नोड ऐप डॉट जेएस और हमारा बैकएंड का सर्वर स्टार्ट होता है। इसी तरह से कोई भी लैंग्वेज के अंदर करोगे आपका एक एचटीटीपी का सर्वर स्टार्ट होगा, ठीक है। और एक उसके लिए क्लाइंट होता है जो कि
उसकी एपीआईज को कंज्यूम करता है, जैसे कि ब्राउज़र हो सकता है, मोबाइल ऐप हो सकती है। तो यहाँ पर सर्वर हमारा जो हमने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नोड का यूज़ करके या पाइथन का यूज़ करके स्टार्ट किया, वो एक सर्वर हो गया। और एक मोबाइल ऐप या डेस्कटॉप ऐप या फिर वेबसाइट, ये एक क्लाइंट हो गया, ठीक है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करती हैं HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करके, जो कि TCP के ऊपर बना है। ऐसे ही जो डेटाबेस होता है, वो भी एक सर्वर ही है, वो भी एक TCP सर्वर है। अगर वो MongoDB का डेटाबेस है, तो वो MongoDB प्रोटोकॉल यूज़ करेगा। अगर वो MySQL का डेटाबेस है, तो उसका अलग प्रोटोकॉल होगा। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि उसका MySQL प्रोटोकॉल होता है, शायद MySQL प्रोटोकॉल होता है, जो कि TCP के ऊपर बना होता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, जा सकते हो देवांश, ठीक है। तो थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है। तो कोई भी डेटाबेस हो, वो एट द एंड एक सर्वर ही है, ठीक है। डेटाबेस का एक सर्वर होता है TCP सर्वर, और एक क्लाइंट होता है जो कि एट द एंड हमारा बैकएंड का सर्वर होता है। हमारा सर्वर डेटाबेस के सर्वर के लिए एक क्लाइंट होता है। तो डेटाबेस के अंदर भी सर्वर एंड क्लाइंट होता है, और कुछ नहीं। मतलब दोनों डेटाबेस और डेटाबेस से जो भी हम डेटा रिट्रीव करते हैं ना, वो सारा कुछ नेटवर्क के थ्रू ही आता है। तो इस तरह से समझना है जब डेटाबेस को पढ़ना, तो प्रैक्टिकली समझना कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह से बना है, किस तरह से वर्क कर रहा है। आपको TCP प्रोटोकॉल समझनी है, कैसे बनी है, कैसे यूज होती है। जब आप फंडामेंटल लेवल पर चीजों को सीखते हैं ना, तब आपके माइंड में ऐसे ऐसे आइडियाज आते हैं, ऐसे ऐसे चीजें आएंगी ना, ऐसे ऐसे थॉट्स रहेंगे, ऐसे ऐसे आइडियाज रहेंगे, जो कि नॉर्मली अगर आप ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो कभी नहीं आएंगे। और वो यूनिक आइडियाज रहेंगे, आप बहुत ही यूनिक यूनिक चीज बिल्ड कर सकते हैं। इसी हमारे नोड.js कोर्स के अंदर एक बच्चे ने बिल्ड किया था C++ कंपाइलर इन ब्राउजर। मतलब ब्राउजर के अंदर C++ का कोड डालेंगे और वो रन करके C++ का आउटपुट करेगा ब्राउजर के अंदर ही। बिहाइंड द सीन्स उसका नोड.js का सर्वर रन कर रहा है, वो बिहाइंड द सीन्स वो C++ का यूज करके कंपाइल कर रहा है पीछे। ये सारी चीजें तुम तभी सोच पाओगे, ऐसे चीजें तभी बना पाओगे जब तुम्हें फंडामेंटल की अंडरस्टैंडिंग होगी। और जो AI है, AI से डरना नहीं है, AI से डरना नहीं है। AI केवल रिपीटेटिव काम करेगा, और जितना रिपीटेटिव काम AI कर ले उतना ही अच्छा है हमारे लिए एज अ डेवलपर। अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं असली, अगर आपने फंडामेंटल्स को अच्छे से सीखा है, तो आपका काम नहीं रिप्लेस करेगा AI। इसीलिए आपको फंडामेंटल्स पर फोकस करना है। जो रिपीटेड काम है, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुके हैं, वो AI करेगा। जो इनोवेशन का काम है, नया ढूंढना, नया रिसर्च करना, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग करना, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करना, ये सारा काम डेवलपर्स का रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको ये चीज करना है। अच्छा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको एक चीज दिखाता हूँ। एक वीडियो मैं प्ले करूंगा, और वो वीडियो का ऑडियो हो सकता है तुम्हें ना सुनाई पड़े, क्योंकि गूगल मीट के अंदर शायद ऑडियो शेयर नहीं होता, तो तुम लोग सबटाइटल पढ़ लेना, ठीक है। सबटाइटल पे ध्यान देना, यहाँ पे सबटाइटल लिखा है। ये अभी इनको कितने लोग जानते हैं? इनको वेरिटेशियम चैनल है इनका नाम, मतलब इनके चैनल का नाम है। और डेरेक मुलर, कितने लोग इनको जानते हैं? हैंड रेज करना। वेरिटेशियम चैनल को कितने लोग जानते हैं? यूट्यूब चैनल है, कोई नहीं जानता है? चलो कोई बात नहीं, नहीं जानते यार, क्या देखते हो तुम लोग यूट्यूब पे? ठीक है, ये इंग्लिश के अंदर है, ठीक है, ये इंग्लिश के अंदर है। तुम लोग सबटाइटल पढ़ना इनका। मतलब अभी ये टॉक आया है जल्दी ही, 9 अप्रैल को आया है, ठीक है। ये AI के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मैं प्ले करता हूँ, 10 सेकंड या 5 सेकंड तक मैं प्ले करूंगा, तुम लोग सबटाइटल्स देख लेना। So this is, I think, my biggest concern is if it prevents us from going through this painful, effortful process, which is the core process of learning, using
your limited system 2 resources to engage with things and practice again and again and again, even when it's hard, even when it doesn't feel good, even when you're not great at it. That is my big concern. तो देखो, इन्होंने जो भी बोला है, इस चीज को मैं एक बार बता देता हूँ एक्सप्लेन करके। ये बोल रहे हैं एआई के ऊपर, एआई और एजुकेशन के ऊपर इनका टॉक था। ये मैंने इनका पूरा टॉक देखा था कल। तो बेसिकली ये बोल रहे हैं ये कि एआई के आने से बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करेंगे, जो भी असाइनमेंट होगा, जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे, सब आप एआई से बनवा लेंगे और एआई मस्त मस्त प्रोजेक्ट बना के दे देगा। अब यहाँ पर आपको, अगर आप इस तरह से एआई को यूज कर रहे हैं, तो वही इनका सबसे बड़ा कंसर्न है कि हम अपने दिमाग को ना यूज करें। हम अपना, जब ये सिस्टम 2, ब्रेन का सिस्टम 2 की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब है कॉम्प्लेक्स थिंकिंग। ठीक है, इन्होंने शुरू में ही डिफाइन किया था सिस्टम 1, सिस्टम 2। सिस्टम 1 जो ब्रेन का होता है वो जल्दी ही सब कुछ काम कर देता है बिना सोचे समझे। सिस्टम 2 आराम से टाइम लेके काम करता है और सोच समझ के काम करता है। तो बिना अपने सिस्टम 2 का यूज किया, यानी कि बिना कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, प्रॉब्लम थिंकिंग, बिना अपनी थिंकिंग का इन्वॉल्व किए अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स करते हैं, अपने असाइनमेंट्स करते हैं, तो इसका मतलब आप एआई को गलत यूज कर रहे हैं, आप अपने अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। आप शॉर्ट टर्म में लगेगा कि हाँ हमारा काम हो गया। अगर इमरजेंसी की बात है, आपके पास 2 दिन का टाइम है, आपने किसी भी रीजन से नहीं किया, तो आप यूज कर लीजिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके पास टाइम है, उस टाइम में आप मौज मस्ती कर रहे हैं, जब आखिरी टाइम आया तब बोलेंगे कि बस थोड़ा सा टाइम है, यूज कर लें एआई, और एआई का यूज करके प्रोजेक्ट बना लें। ऐसे अगर करेंगे तो आप अपना जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है ना, अपना जो ह्यूमन थिंकिंग है, आप उसको एकदम बंद कर रहे हैं। ठीक है, आपको फंडामेंटल सीखना है, आपको कोडिंग सीखनी है एआई से। एआई के आने के बाद कोडिंग डेड नहीं होगी। ठीक है, कोडिंग लिखना डेड हो सकता है, लेकिन जो सॉफ्टवेयर्स बनना है, जो प्रोजेक्ट्स बनने हैं, जो एप्लीकेशंस बननी है, वो और एक्सप्लोड करेंगी, और कॉम्प्लेक्स, और मस्त, और तगड़ी एप्स बनेंगी। मतलब आप केवल ऐसे सोचेंगे और आपकी एप्लीकेशन वो काम कर देगी। ऐसे ऐसे फ्यूचर में एप्लीकेशंस बनेंगे कि आप सोच रहे हैं कि आपको मान लो टेबल टेनिस का रैकेट या बैडमिंटन का रैकेट चाहिए, आपका अमेज़न खुल जाएगा अपने आप और वो ऑर्डर कर देगा। ठीक है, मतलब ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी एप्लीकेशन बन सकती है आज के टाइम पर। मतलब आज की बात कर रहा हूँ। ये आप उसमें जाइए, बस आपको बोलना है, अभी सोचने से तो उसका कनेक्शन नहीं होगा, लेकिन बस आपको बोलना है कि आप एक अच्छा सा सबसे बेस्ट रैकेट ऑर्डर कर दो। अमेज़न का ऐप अपने आप ऑर्डर कर देगा आपका, आपको ढूंढना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी एप्लीकेशंस बनेगी फ्यूचर में, और कॉम्प्लेक्स होगी एप्लीकेशन। और मैं एक वीडियो का क्लिप दिखाता हूँ। ये भी अभी 2-3 दिन पुराना वीडियो है, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ, 2-3 दिन पुराना वीडियो है। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कोडिंग सीखनी चाहिए, और कोडिंग सीखने से क्या होता है। ठीक है, मतलब क्यों सीखनी चाहिए, सबको सीखनी चाहिए कोडिंग। First of all, ये गिटहब के सीईओ हैं। गिटहब तो पता ही है ना, गिटहब जो हम लोग एज अ डेवलपर यूज करते हैं, उनके सीईओ हैं। तो ये बोलते हैं कि कोडिंग सबको क्यों सीखनी चाहिए। ठीक है, ये मैं प्ले करता हूँ। First of all, I strongly believe that every kid, every child should learn coding. We should actually teach them coding in school in the same way that we teach them physics and geography and literacy and math and whatnot. Those are all fundamental skills. Coding is one such skill because software is everywhere, and in fact, our day-to-day is dominated by software already. You can't really live your life, travel, wake up in the morning without software anymore. And I think as humans, it is crucial to not only be in read-only mode, but also be able to create things ourselves, so at least understand how creation is done on these devices. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जैसे सबको क्लास के अंदर फिजिक्स पढ़ाया जाता है, जैसे मैथ्स पढ़ाया जाता है, जैसे केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, वैसे ही सबको कोडिंग पढ़ाई जानी चाहिए। ये बात आज बोल रहे हैं, मतलब 2-3 दिन पुरानी बात है। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि एआई आ गया है, अब किसी को कोडिंग नहीं सीखना है। कोडिंग सीखने से तुम्हारी कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, प्रॉब्लम थिंकिंग, ये इवॉल्व होगी, और एक ह्यूमन की जो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये एआई से हमेशा सुपीरियर रहेगी। एआई को हम लोग ह्यूमंस यूज करेंगे,
आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला है कि एआई ओवरटेक कर लेगी, और अगर एआई ओवरटेक करेगी तो सबको लेके लेके जाएगी। ठीक है, मतलब अगर एआई ह्यूमन से इंटेलिजेंट नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एआई ह्यूमन से इंटेलिजेंट हो गया है। ह्यूमन के इंटेलिजेंस का लेवल अभी कहीं भी एआई के आसपास भी नहीं है, समझ रहे हो। एआई के पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो ज्यादा इन्फॉर्मेशन को एक साथ में प्रोसेस कर सकता है। इन्फॉर्मेशन इज नॉट इक्वल टू इंटेलिजेंस। ठीक है, तो एआई कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अभी बना के दे दे, उससे नहीं डरना है, तुम्हें अपने इंटेलिजेंस पर फोकस करना है। तुम एआई से 1000 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, मतलब एआई आने वाले 40-50 सालों में भी तुमसे, इवन 100 सालों तक भी तुमसे ज्यादा, यानी कि ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो पाएगा। इंटेलिजेंस एक अलग प्रोसेस है, समझ रहे हो। डेटा प्रोसेसिंग एक अलग प्रोसेस है। तो तुम्हें जो एआई है वो डेटा प्रोसेसिंग करके आउटपुट कुछ देता है। इंटेलिजेंस अलग चीज है। अपने इंटेलिजेंस को रियलाइज करो। अपना इंटेलिजेंस, तुम्हारा इंटेलिजेंस तभी बढ़ेगा जब तुम फंडामेंटल्स पर फोकस करोगे, जब डेप्थ में जाओगे। ठीक है, डेप्थ में जाओगे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग बढ़ेगी, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग बढ़ेगी, और इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। ये डेरेक मुलर यानी कि वर्टेशियम वाले ने बोला था, जो लर्निंग का प्रोसेस होता है वो पेनफुल होता है, हर्टफुल होता है, तुम्हें मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। ऐसे खुद से चैटजीपीटी से बनवा दिया, बड़ी जल्दी बन जाएगा, लेकिन उस पेनफुल प्रोसेस से, उस हर्टफुल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तभी तुम्हारे ब्रेन की वायरिंग होगी, तभी तुम्हारा ब्रेन जो है वो चीजों को ब्रेक डाउन करके प्रोसेस करना सीख पाएगा। ठीक है, तो कितने लोग हैं जो, अब बताओ कि फंडामेंटल्स पर ज्यादा ध्यान दोगे और जल्दी जल्दी आगे नहीं बढ़ोगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आगे नहीं कूदना है। सही है, चलो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ फंडामेंटल्स पर ध्यान देंगे, और फंडामेंटल्स को सीखने के लिए अगर तुम चाहो तो मेरे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, मैंने कोर्स प्रोवाइड कर दिया है, और भी मैं फंडामेंटल्स में और भी फ्यूचर में कोर्स लाता रहूंगा। लेकिन जितना नोड.जेएस का कोर्स अगर उतना ही पढ़ लोगे तो फिर वही तुम्हारा कल्याण कर देगा। ठीक है, बहुत ही एकदम इनविंसिबल हो जाओगे एक तरह से। मतलब अपने स्टूडेंट्स को छोड़ो, यूट्यूबर्स को तुम बीट करोगे। कोई भी यूट्यूबर क्या पढ़ा रहा है तुम्हें पता रहेगा, ये गलत पढ़ा रहा है, ये सही पढ़ा रहा है। ठीक है, तो उस लेवल का मैंने चीजों को पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ना है तो मैंने तुम्हें ये पूरा सिलेबस का करिकुलम प्रोवाइड कर दिया, टॉपिक वाइज क्या क्या चीजें पढ़नी है। ये सारी चीजें एआई का यूज करो पढ़ने के लिए। मैं खुद एआई का यूज करता हूँ पढ़ने के लिए। कोई भी नया टॉपिक पढ़ना होता है, डीप में जाना होता है, एआई का यूज करता हूँ, बोलता हूँ कि इसको और बताओ, और डीप में बताओ। और केवल पढ़ता ही नहीं हूँ, कोड दिया उसने, उसको रन किया, मैंने खुद डिबग किया, खुद एक्सप्लोर किया। इस तरह से जब पढ़ोगे तब तुम एकदम इनविंसिबल हो जाओगे। ठीक है, इनविंसिबल मतलब जिसको जीता ना जा सके, अनबीटेबल। ठीक है, तो इस तरह से सीखना है और टाइम देना है। अभी तुम लोग फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, तुम लोग के पास बहुत टाइम है। बाद में जब लोग थर्ड ईयर में चले जाते हैं, उनको तब रिसोर्स जब मिलता है तो वो रिग्रेट करते हैं। अभी आज ही एक कमेंट आया था एक बच्चे का कि अगर 2 साल पहले सर आपका कोर्स मिला होता तो मतलब पता नहीं क्या क्या सीख लिया होते। तो कमेंट करते हैं बच्चे, लेकिन तुम लोग के पास अभी टाइम है, अभी सीखो, टाइम दो। सीखने का जो प्रोसेस होता है टाइम कंज्यूमिंग होता है। लर्निंग का प्रोसेस थोड़ा मेहनत वाला होता है, थोड़ा सा पेन होता है, दर्द होता है, क्योंकि दिमाग को जोर लगाना पड़ता है। आराम से रील्स देखने में कोई जोर थोड़ी है, वहां पे तो ऐसे ही डोपामिन हिट मिल रहा है। जब डीप में पढ़ाई करोगे दिमाग को जोर लगता है, एरर दिखेगी, तुम्हारा मन करेगा भाग के खड़े हो जाएं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, डटे रहना है, लगे रहना है, और एक टाइम के बाद तुम्हें मजा भी आने लगेगा, और तुमसे मतलब प्रॉब्लम्स भी, जो भी एरर्स हैं वो भी सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सीखना है। चलो ऋषांक, तुम्हें कुछ कहना है या फिर अभी Q&A भी कर सकते हैं? ठीक है, Q&A भी कर सकते हैं, अगर किसी का भी क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। एवरीवन, अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो एक बार सर से क्लियर कर लीजिए, कुछ भी वेब डेवलपमेंट रिलेटेड हो या फिर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, कोर्स मतलब परचेज करना, तो कोई डाउट हो।
पूछो पूछो, आराम से पूछो, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे चैट में भी लिख के पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चीज से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, डेवलपमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन हो। सर आपने सर 11th के बाद ड्रॉप आउट ले लिया था सर, उसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम आई थी? कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस इतना था कि जो एचआर थे, मतलब एचआर जो लोग कॉल करती थी ना, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो लोग मतलब मैंने इस पे वीडियो बनाया है कि कैसे मुझे, एक रिज्यूमे था मेरा, रिज्यूमे में मैंने क्या लिखा, मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं है, कोई कॉलेज डिग्री की नहीं है, तो रिज्यूमे में मैं क्या लिखूंगा, वो वाला वीडियो मैं शेयर कर देता हूँ। रिज्यूमे ये देख लेना कि एचआर्स का जब कॉल आता था तो वो लोग क्या बोलती थी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आई थी, मतलब डिग्री के कारण मुझे बस एक कंपनी से रिजेक्ट किया गया था मेरे पूरे करियर में। इस डीएसए ओवर हाइप, हाँ मतलब ओवर हाइप है, मतलब डीएसए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि सब सब्जेक्ट छोड़ के तुम डीएसए ही पढ़ो। सभी सब्जेक्ट्स पढ़ना है, डीएसए भी पढ़ना है। ओवर हाइप्ड है, लेकिन इसीलिए ओवर हाइप्ड है क्योंकि कंपनीज के अंदर पूछा जाता है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें एक अच्छा डेवलपर बनना है तो पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। और डीएसए कितना आना चाहिए? देखो, डीएसए के अंदर तुम्हें बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए, लिंक लिस्ट, हैश मैप, और जो एरेज होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स होते हैं, ये पता होना चाहिए। और बेसिक ग्राफ्स क्या होते हैं, ट्रीज क्या होते हैं, इसका भी तुम्हें अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाते हो, ट्रीज का भी प्रॉब्लम तुम्हें आना चाहिए कि सॉल्व कर लो। रिकर्जन आना चाहिए, ठीक है, रिकर्जन का यूज करके कैसे लूप कर सकते हैं ये आना चाहिए। और बेसिक मीडियम लेवल तक के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करने आने चाहिए। लीड कोड मीडियम ये कर लो, और तुम्हें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये सब क्या होती हैं, ये सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और ऐसा नहीं रहेगा कि तुम ऑन द स्पॉट अभी तुम्हें दे दिया जाए तो तुम सॉल्व कर दो डीएसए। तुम अगर एक वीक का प्रैक्टिस कर लेते हो, उसके बाद तुम सॉल्व करने लायक रहो, इतना तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। मतलब शुरुआत में अपने करियर के अच्छे से तुम्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, अच्छे से इतना कि तुम मीडियम लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कर लो। बहुत अगर तुम्हें एकदम हाई लेवल की कंपनी टारगेट करनी है तो तुम्हें एडवांस डीएसए भी चाहिए, गूगल और फेसबुक, इन सबको टारगेट करना है, नहीं तो मीडियम लेवल का डीएसए मोर देन इनफ है, ठीक है। अच्छा, रॉबर्ट लेक पूछ रहे हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स, तो देखो, कंप्यूटर साइंस के जो फंडामेंटल सब्जेक्ट, रॉबर्ट ल्यूक नाम है, ठीक है, तो लेक मैंने पढ़ दिया, सॉरी उसके लिए। तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्किंग, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर्स, और भी एक दो सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इतना 4 सब्जेक्ट्स, इतना हमारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं, इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो और फिर क्या है, ड्रोमी मॉन्स्टर, सर हमें किस टाइप के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, मीन किस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को रियल प्रोजेक्ट्स बोलेंगे? तो रियल कैसे भी प्रोजेक्ट बना लो, जब तक उसके रियल यूजर्स नहीं होते हैं तब तक वो रियल प्रोजेक्ट नहीं रहेगा, वो प्रैक्टिस प्रोजेक्ट ही रहेगा, वो तुम्हारा असाइनमेंट वाला प्रोजेक्ट ही कंसिडर किया जाएगा। अगर फ्रीलांसिंग करके किसी के लिए असली प्रोजेक्ट बना देते हो, किसी बिजनेस के लिए, उसको रियल यूजर्स यूज करते हैं, तो वो रियल प्रोजेक्ट रहेगा। या फिर तुम खुद ही बनाओ, तुम ही उसके ओनर रहो और रियल यूजर्स यूज करें, उसके कुछ यूजर्स हैं, तब वो रियल प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक। और प्रोजेक्ट के आइडियाज तुम्हें ऐसे नहीं आएंगे, मतलब जब तक तुम फंडामेंटल लेवल पर चीजों को नहीं सीखोगे तब तक तुम्हें आइडियाज आएंगे ही नहीं। तुम वही सीखोगे जो तुम्हारे दिमाग में, वही आइडिया आएगा। ई कॉमर्स एप्लीकेशन और स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशन, यही आइडियाज आएंगे। जब तुम फंडामेंटल लेवल पर जाके सीखोगे चीजों को तो आइडियाज खुद ही आएंगे तुम्हारे अंदर, मतलब अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज तुम्हारे माइंड के अंदर आएंगी, ठीक है। Which tech scope book in future that people are concerned about? Boom, अच्छा book नहीं boom है। Right now can I appeared
कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर अपकमिंग फ्यूचर। ठीक है, मतलब फ्यूचर में क्या टेक स्टैक बूम होने वाला है और अभी से उसके लिए कैसे प्रिपेयर हो सकें। देखो, फ्यूचर में क्या होगा उसका हम लोग गेस लगा सकते हैं। ठीक है, और एआई बूम होने वाला है, उसमें कोई गेस की बात नहीं है। एआई तो और आएगा ही, बढ़ेगा ही। एआई को तुम्हें यूज करना आना चाहिए, अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज करना आना चाहिए। और तुम कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, तुम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, तो तुम्हारे लिए फंडामेंटल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद एआई पर जाना है। ऐसा नहीं करना है कि एआई बूम करने वाला है तो आज ही प्रिपेयर हो जाए एआई के लिए, अपना एआई का घर खड़ा कर दें, न्यू बनाए ही नहीं, फिर टूट जाएगा। तो ऐसा एआई पे ऐसे भाग नहीं जाना है। तुम्हें फंडामेंटल पहले सीखना है, उसके बाद में एआई को देखना है। एआई तुम सीखते रहो साइड बाय साइड, लेकिन फंडामेंटल नहीं छोड़ना है। ठीक है, वैल्यूएबल इंटर्नशिप कहाँ से परस्यू कर सकते हैं, क्योंकि आजकल फेक जॉब पोस्टिंग मिल गई है। ठीक है, देखो जॉब पोस्टिंग, अगर तुम्हें कभी भी इंटर्नशिप के अंदर एक भी पैसा, बोले 1 रुपए दे दो, रजिस्ट्रेशन चार्ज है, बोलो 1 रुपए भी हमारे पास नहीं है, और उसको ब्लॉक करो। ठीक है, 1 रुपए भी तुम्हें नहीं देना है। अनटिल अगर अनपेड इंटर्नशिप है वो कर सकते हो। दूसरा, तुम्हें खुद लोगों को रीच आउट करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट शोकेस करने पड़ेंगे, और तुम्हें रीच आउट करना है। ठीक है, तुम्हें ईमेल करना है, कोल्ड ईमेल करना है, और डायरेक्टली लिंक्डइन के थ्रू रीच आउट करना है। और रीच आउट करके पहले ही बार में तुम्हें इंटर्नशिप नहीं मांगने लगना है। ठीक है, थोड़ा टंग ट्विस्टर हो गया। तुम जिसको भी रीच आउट करो तो उनको बोलो कि हाँ, आपका काम काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, आपसे कनेक्शन मिलके काफ़ी अच्छा लगा, थोड़ा सा बातचीत करो। ठीक है, फिर उसके बाद बोलो कि तुम्हारा मतलब ये बैकग्राउंड है, ये चीज़ें आती हैं, और इंटर्नशिप अगर मतलब यहाँ पे मिल जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। अपना काम शोकेस करो। इस पेड इंटर्नशिप्स गुड, मतलब पेड का मतलब ये होता है कि तुम्हें कंपनी वाले पैसा दें, तुम्हें उनको नहीं देना है। ठीक है, अगर ऐसा है कि कंपनी वाले तुमसे पैसा ले रहे हैं तो एकदम फेक है, उसको उसके तरफ नहीं जाना है। तुम्हें या अनपेड या पेड इंटर्नशिप की तरफ जाना है, उल्टा पेड नहीं जाना है। ठीक है, कि तुम्हें पे करना हो उसके उसके तरफ जाओ। डेटा साइंस भी अच्छा ऑप्शन है, इसके मतलब उसकी मुझे ज़्यादा एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, कम्युनिकेशन कितना रिक्वायर्ड है, ऋषांक बोल रहे हैं। कम्युनिकेशन इतना ही रिक्वायर्ड है जितना तुम अपने दोस्त से बात कर सकते हो। ठीक है, जितना खुल के, उतना ही खुल के तुम इंटरव्यूअर से भी बात करो, उतना ही खुल के एचआर से भी बात करो। मतलब डर डर के बात नहीं करना है तुम्हें, दब के बात नहीं करना है, सर नहीं बोलना है उन्हें, सर ये, सर वो, सर ये। नाम लो, उनका नाम लो। ठीक है, हेलो अनुराग, ऐसे। ठीक है, हेलो ऋषांक, सर नहीं बोलना, सर और मैडम नहीं बोलना, नाम लेके सीधा बात करो। और किसी कंपनी में बोलें कि अगर यहाँ पे सर लेके बात करो, तुम्हारे सीनियर हैं, कंपनी छोड़ दो, उस कंपनी का कल्चर ही नहीं अच्छा होगा। डायरेक्ट, चाहे जितने बड़े सीनियर हों, अगर अच्छी कंपनी है, सीईओ को भी हम उनका नाम लेके ही बोलते हैं। मैंने आज तक जितनी कंपनी में काम किया ऐसे ही होता है। अगर सर बोलोगे तो सामने से बोलेंगे सर मत बोलो, नाम लो। ठीक है, सर्वर नहीं, नाम लेके बोलो और कॉन्फिडेंट में रहो। और कॉन्फिडेंस तुम्हें तभी आएगा जब तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फ्रीलांसिंग बेटर है कि जॉब? पहले जॉब करो फिर बाद में फ्रीलांसिंग करना, अगर जॉब मिल सकती है, नहीं तो फ्रीलांसिंग के लिए भी ढूंढो। जॉब इंटरव्यू के लिए अपनी फर्स्ट जॉब में आपने कहाँ से प्रॉब्लम्स फेस, कैसे कौन कौन से प्रॉब्लम्स फेस किए थे, कैसे ओवरकम किया था? उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, एक वीडियो मैंने यहाँ पे शेयर कर दी थी। ठीक है, ये तो वीडियो चल ही रहा है, कब से चल रहा है? एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये एक वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी थी, फिर से मैं शेयर कर देता हूँ। और मेरे चैनल पे जाना, तुम देखना पॉपुलर वीडियोस, वहाँ पे मैंने बताया है कि क्या क्या दिक्कत आई थी और कैसे मैंने उसको सॉल्व किया था। एक और वीडियो है, अनुराग सिंह प्रो कोडर और 12th फेल। ये है, मतलब बिना डिग्री के जॉब मिलने के लिए मुझे क्या क्या दिक्कतें आई थी, इसमें भी मैंने बात की है।
तो ये वीडियो देख लेना, तुम्हें समझ आ जाएगा। एक बिगिनर कोडर का माइंडसेट क्या होना चाहिए? दबा के मेहनत करना और सीखना है, अपने फंडामेंटल्स को जितना हो सके उतना ही स्ट्रॉन्ग करना है और टाइम देना है। टाइम देना पड़ेगा क्योंकि ऐसे कुछ नहीं आ जाता है। जिसको भी तुम देख रहे हो कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा आता है उसको, उसने टाइम दिया है, अकेले घर में रील नहीं देखा उसने, ठीक है? तो क्या अप्रोच रहती है, पहले क्या बनाते हो, मतलब प्रोजेक्ट बनाते टाइम, ठीक है? तो प्रोजेक्ट बनाते टाइम पहले तो उसको देखो कि क्या रिक्वायरमेंट है, उसको ब्रेक डाउन करो छोटे-छोटे पार्ट्स में। यही सब चीज़ सब बोलते हैं, वही मेरा भी है। मतलब पहले तो जो चीज़ें हमें बनानी है वो क्लियर होनी चाहिए कि आखिर क्या बनाना है, किस तरह से बनाना है। फिर उसको एआई से बनवा लेते हैं। बन जाएगा, ठीक है? रेस्ट एपीआई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, टेस्टिंग, डेवऑप्स कहाँ से, ठीक है? कहाँ से सीख सकते हैं? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, डेवऑप्स कहाँ से सीख सकते हैं? सब कुछ एआई और यूट्यूब पे मिल जाएगा तुम्हें। और अगर तुम्हें फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखना है तो यूट्यूब पर मेरा फ्री का फ्रंट एंड वाला कोर्स है, पहले उसको फॉलो करो। जावास्क्रिप्ट जब अच्छे से आ जाए तो मेरा पेड कोर्स है बैकएंड का, उसको फॉलो करो, तुम एकदम मस्त हो जाओगे। तुम्हें लगभग इसमें सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? डेवऑप्स का भी आ जाएगा, डिप्लॉयमेंट भी आ जाएगा, टेस्टिंग भी मैं कवर करूंगा, ठीक है, फ्यूचर में। रेस्ट एपीआई ये सब कुछ बनाना आ जाएगा, ठीक है? चलो, काफी टाइम हो गया है अभी ऋषांक, अब इसको एंड करते हैं। मोटिवेशन, मोटिवेशन के लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, तुम सर्च करना, ठीक है? इंटरेस्ट कैसे लेके आए कोडिंग में, हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट, हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट। जैसे हम वेबसाइट डेवलप करते हैं वैसे इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो कैसे इंटरेस्ट लाएंगे? ठीक है, ये भी मैंने शेयर कर दिया है, इंटरेस्ट कैसे लेके आना है। चलो फिर, ठीक है ऋषांक, तुम लोगों से बात करके काफी अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सर। चलो सही है, बाय बाय एवरीवन। कोई भी डाउट होगा तो एक बार मेरे से पूछ लेना बाद में, ठीक है? क्लास के बाद अगर कुछ लगे। हाँ, कोई भी कोर्स रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड डाउट होगा तो ऋषांक से पूछ लेना। चलो बाय एवरीवन।